स्वागत है आप सभी का नए एक वीडियो लेक्चर में। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 वॉल्यूम 6 और वॉल्यूम 7 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करेंगे इस वीडियो में। लगभग आपके यहाँ पे हम 130 क्वेश्चंस करेंगे और ये सारे ही क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो आपको ये ज़रूर अच्छे से कर लेने हैं और साथ में रेगुलर क्लासेस हमारी चल रही हैं। आप जुड़ना चाहते हैं मैसेज हमें कर सकते हैं। कोई से भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो बहुत अच्छे से हम आपकी तैयारी करवाएंगे। प्रीवियस ईयर के लगभग 40 क्वेश्चन पेपर्स करवाएंगे। कोई सा भी आप एग्जाम दे रहे हो उसके लिए 40 क्वेश्चन पेपर्स अब आप करके जाते हैं, बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाती है और साथ में इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करवाते हैं ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए और कहीं ना कहीं आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आइटम्स कंटेनिंग अर्जेंट मेडिसिन फर्निश्ड ऑन एड्रेस साइड लेवल। जितनी भी अर्जेंट मेडिसिन होती हैं उनके बाहर नहीं, लेकिन जिस भी आर्टिकल के अंदर आपकी अर्जेंट मेडिसिन होगी उस आर्टिकल के बाहर एक आपका लेबल चिपकाया जाएगा और ये वाला लेबल वो रहेगा, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या रहेगा, एक चीज़ लिखी होगी मेडिसमेंट अर्जेंट, ये स्पेलिंग्स देख लेना, और दूसरा यहाँ पे एक सिंबल बना होगा और ये जो आपके वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये जो लेटर्स लिखे हुए हैं और ये सिंबल जो है ये कैसे होने चाहिए, ये होने चाहिए आपके ब्लैक लेटर्स में होने चाहिए, ठीक है, ब्लैक कलर में होने चाहिए, ब्लैक सिंबल प्लस ब्लैक लेटर्स। और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो इस लेवल का बैकग्राउंड कलर रहेगा ये लाइट ग्रीन बैकग्राउंड होना चाहिए, इनके हल्के हरे रंग का होना चाहिए। तो इस तरह का लेवल चिपकाया जाता है उन आर्टिकल्स के बाहर जिनमें क्या होता है, आपकी अर्जेंट मेडिसिन होती है, ज़रूरी दवाइयाँ होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, इन मेथड ऑफ एड्रेसिंग पर्टिकुलर्स एंड देयर ऑर्डर। अब जब भी आप फॉरेन कंट्रीज़ के लिए किसी भी आर्टिकल के ऊपर एड्रेस लिखेंगे तो क्या उसका ऑर्डर रहेगा, सीक्वेंस क्या रहेगी और कौन कौन से पर्टिकुलर्स जो है, कौन कौन सी चीज़ें जो है आपको लिखनी है। सबसे पहले यहाँ पे आता है नेम ऑफ एड्रेसी, प्राप्तकर्ता का नाम, प्राप्तकर्ता का नाम। दूसरी चीज़ यहाँ पे अब देखिए, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में आपके इनलैंड आर्टिकल्स के लिए मेथड ऑफ एड्रेसिंग दिया हुआ है, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये इंपॉर्टेंट है। दोनों को कर लेना। आपको क्या दिया जाता है, आपको इनमें से 4 दे दिए जाएंगे पर्टिकुलर्स, फिर आपसे पूछा जाएगा सीक्वेंस आप इनकी बनाएं। तो सीक्वेंस आप तभी बना पाएंगे अगर आपने इनको सीक्वेंस भाई याद किया है कि कौन सा किसके बाद आएगा। तो याद रखिए, सबसे पहले फॉरेन पोस्ट का अगर कोई आर्टिकल है, नेम ऑफ एड्रेसी, प्राप्तकर्ता का नाम लिखा जाएगा। अगली जो चीज़ लिखी जाएगी वो है नंबर ऑफ हाउस नेम इफ एनी, उसके घर का नाम या पता, ठीक है, घर का नाम कोई है या घर का कोई नंबर है, कोई है तो भी लिखा जाएगा, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर है तो वो लिखा जा सकता है दूसरे नंबर के ऊपर। तीसरे नंबर के आप जो चीज़ आएगी वो आएगी फ्लैट, अपार्टमेंट नंबर, फ्लोर नंबर या फिर ब्लॉक नंबर कोई है तो वो लिखा जाएगा। उसके बाद आपकी लिखी जाएगी नेम ऑफ स्ट्रीट, रोड, प्लेस और लोकेलिटी, इनमें से कोई चीज़ है तो वो लिखी जाएगी, ठीक है, गली का नाम लिख सकते हैं, रोड का, सड़क का, प्लेस जगह का नाम या फिर लोकेलिटी आप लिख सकते हैं। और उसके बाद देखिए नेम ऑफ पोस्ट ऑफिस ऑफ डिलीवरी, ये देखिए नेम ऑफ पोस्ट ऑफिस डिलीवरी, जिस डाक घर से वितरण होना है, 5वें नंबर पे उसका नाम लिखा जाएगा, 6ठे पे लिखा जाएगा डिलीवरी जोन नंबर, ठीक है। अब इंग्लैंड में हम क्या लिखते हैं, पिन कोड नंबर लिखते हैं, लेकिन फॉरेन पोस्ट के आर्टिकल्स के ऊपर क्या लिखा जाता है, डिलीवरी जोन नंबर लिखा जाता है या फिर पोस्टल कोड नंबर लिखा जाएगा। दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं, कुछ भी बोला जा सकता है, होती सेम ही चीज़ है। उसके बाद नेम ऑफ प्रोविजन, स्टेट और डिपार्टमेंट, ये चीज़ लिखी जाएगी। और सबसे लास्ट में लिखा जाता है नेम ऑफ कंट्री, इसके अलावा आप एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखेंगे फॉरेन आर्टिकल्स के ऊपर। और उसके बाद देखिए और क्या चीज़ हमारे पास यहाँ पे ज़रूरी है, टाउन प्लस जो कंट्री आप लिखेंगे इंडिकेट इन ब्लॉक लेटर्स, ठीक है, ये बड़े अक्षरों में होना चाहिए, ब्लॉक कैपिटल्स में होना चाहिए। और ये चीज़ तो हम जो नीचे पढ़ रहे हैं ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में भी आ चुकी है। जितने भी पर्टिकुलर्स हैं रोमन लेटर्स और अरबिक न्यूमेरियल्स में होने चाहिए, अरबिक फिगर्स में होने चाहिए। और कैसे होने चाहिए, ऑन राइट हैंड साइड लेंथ वाइज, आपके दाएं हाथ के कोने में ही होने चाहिए और लंबाई की साइड में होने चाहिए। मतलब क्या है इसका कि मान लीजिए ये आपका एक आर्टिकल है, ये क्या है, इसकी लेंथ वाइज लंबाई वाली साइड है, तो राइट हैंड साइड में ही होना चाहिए, यहाँ पे आपको लिख देना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपकी सीक्वेंस आपको आनी चाहिए। अगला है आपके पास मैक्सिमम लेंथ ऑफ पार्सल, किसी भी पार्सल की अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है। तो जो पार्सल की लंबाई है वो 1.05 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्या बोला मैंने, 1.05 मीटर बोला, 1.50 मीटर नहीं बोला, ये ध्यान रखना, 0 पहले या 5 बाद में, या 1.50 मत कर देना, एग्जामिनर यहीं पे आपको धोखा देता है। लेंथ प्लस ग्रेटेस्ट सर्कमफ्रेंस नॉट एक्सीड 2 मीटर, लंबाई और सबसे बड़ी परिधि की जो बात करें, अगर दोनों के योग की बात करें, 2 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन चलिए क्या है, मैक्सिमम
सॉरी मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम साइज ऑफ फॉरेन पार्सल नोट लेस देन 90 बाई 140 मिलीमीटर है, ठीक है, अकेला 40 नहीं है, 90 बाई 140 मिलीमीटर मिनिमम इसकी क्या है, इसकी साइज होगी सरफेस की, इससे कम नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास, बट इज द जनरल मैक्सिमम वेट लिमिट फॉर अ फॉरेन पार्सल, फॉरेन पार्सल के लिए, विदेशी पार्सल के लिए। अब एक चीज़ ध्यान रखना, इनलैंड पार्सल सॉरी इनलैंड में और आपके फॉरेन में कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वेट लिमिट बराबर है। सबसे पहले स्पीड पोस्ट की बात करें तो इंग्लैंड में तो चलिए स्पीड पोस्ट बोलते हैं, इंटरनेशनल में एक्सप्रेस मेल सर्विस कहा जाता है, 35 kg इसकी मैक्सिमम वेट लिमिट है। पार्सल की बात करें, पार्सल यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, 20 kg है। और उसके बाद आपका ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट है, ठीक है, उसकी कितनी है, 7 kg। उसके बाद लेटर्स हैं आपके, उसकी कितनी है, 2 kg। तो ये चाहे फॉरेन में आप पढ़े चाहे इंग्लैंड में पढ़े, इनके लिए जो वेट लिमिट रहती है वो सेम रहती है। अब यहाँ पे 20 kg आपको कई जगह पे 20,000 ग्राम्स दिया हो सकता है, तो वो भी सेम ही चीज़ है, तो उसको आपने सही कर देना है। अगला क्वेश्चन आपके पास, बट इज द लोअर लिमिट ऑफ वेट फॉर फॉरेन पार्सल, विदेशी पार्सल के लिए लोअर लिमिट ऑफ वेट क्या है, 10 kg है। ताइवान को छोड़कर, ताइवान के लिए कितनी है, 3 kg है। अगला क्वेश्चन आपके पास, बट इज द मीनिंग ऑफ एनिमैक्स विवेंट्स, ये स्पेलिंग्स देख लेना आप। अब इसका क्या मतलब है, अगर किसी भी लेख के बाहर आपको ये लिखा हुआ दिख जाए, उसमें समझ आना लिविंग एनिमल है, कोई जीवित जानवर है। बाघ शेर तो नहीं भेजेंगे, लेकिन जैसे जीवित मधुमक्खियाँ होती हैं, इंसेक्ट वगैरह भेजने की अनुमति होती है कुछ एक, तो उसमें जो भी प्रतिबंधित नहीं है वो वाले एनिमल्स उसमें रहेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एनिमैक्स विवेंट्स का क्या मतलब हो जाएगा, लिविंग एनिमल्स, उसमें जीवित जानवर भेजे जा रहे हैं। विद रिस्पेक्ट टू एयर मेल, for purpose of fixing surcharges and combined charges, the countries and territories are divided into how many groups, जितने भी आपके सरचार्जेस होते हैं या कंबाइंड चार्जेस होते हैं उनको लगाने के उद्देश्य से क्या किया गया है, देशों को, जितने भी देश हैं उनको और जितनी भी टेरिटरीज हैं उनको डिवाइड किया गया है ग्रुप्स में। और कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। उसी के हिसाब से आपके सरचार्जेस और कंबाइंड चार्जेस होते हैं वो लगाए जाते हैं। मेंबर कंट्रीज ऑफ APPU, ये इंपॉर्टेंट है, अभी हमने एक और वीडियो जिसकी करनी है जिसमें ये आपका पूरा सॉल्व हम करवाएंगे कि APPU कब शुरुआत हुई, ठीक है, उसमें क्या कौन कौन से देश आते हैं। अभी फिलहाल यहाँ पे आपको एक बार ये गूगल से सर्च करके जितने भी देश हैं वो पढ़ लेने हैं, बार बार पूछे भी जाते हैं। आगे आपके पास, बट इज दी फोरम नंबर ऑफ नॉमिनल रोल एंड अटेंडेंस रजिस्टर, नॉमिनल रोल जो होता है और अटेंडेंस रजिस्टर जो होता है, हाजिरी रजिस्टर जो होता है, उसका फोरम नंबर क्या होता है। नॉमिनल रोल की बात करें MS-12 और अटेंडेंस रजिस्टर जो होता है MS-37 के ऊपर बनाया जाता है। आगे आपके पास नेम ऑफ डिपार्टमेंट, ऑफिसर इंचार्ज। अब यहाँ पे मेल डिपार्टमेंट का हेड कौन होता है, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट होता है, प्रधान छंटाई सहायक होता है। सॉर्टिंग डिपार्टमेंट का सॉर्टिंग असिस्टेंट होता है, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का रजिस्ट्रेशन सॉर्टिंग असिस्टेंट होता है, और पार्सल डिपार्टमेंट का पार्सल सॉर्टिंग असिस्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन आपका, सैंपल मेल सर्वे की बात करें, इन ऑर्डर टू टेस्ट द एफिशिएंसी ऑफ मेल सिस्टम, जो डाक सिस्टम है उसकी क्षमता को चेक करने के लिए, एंड टू डिवाइस रेमिडियल स्टेप्स टू बी अंडरटेकन इन दिस रिगार्ड, सैंपल मेल सर्वेज आर टू बी अंडरटेकन, और उससे संबंधित उपचारात्मक कदम उठाए जा सके, इसलिए आपके जो सैंपल मेल सर्वे हैं वो किए जाते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं ये तीनों के तीनों जो भी सर्वे हैं, मेट्रो मेल सर्वे, ऑल इंडिया मेल सर्वे और लाइव मेल सर्वे, तीनों इंपॉर्टेंट है। मोस्टली जो पूछा जाता है लाइव मेल सर्वे पूछा जाता है, लेकिन ये भी आपको पता होने चाहिए। मेट्रो मेल सर्वे में क्या होता है, 25% ऑफ टोटल मेल रिसीव्ड इन पोस्ट ऑफिस इज टू बी स्टडीड, तो जो भी डाकघर चुना जाता है इसके लिए, उसमें प्राप्त होने वाली डाक का 25% जो वो स्टडी किया जाता है, चेक किया जाता है। और ये जो सर्वे होता है कब अंडरटेकन होता है, यानी कि कब ये किया जाता है, कौन से महीने में, इन दी मंथ ऑफ सितंबर, हर साल सितंबर के मंथ में ये किया जाता है। ऑल इंडिया मेल सर्वे के लिए भी सेम है, ठीक है, इसमें भी 25% जो भी डाक रिसीव होगी पोस्ट ऑफिस में उसको स्टडी किया जाता है, और ये भी मंथ में सितंबर में होगा। और जो आपका लाइव मेल सर्वे है जो इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछा जाता है, कंडक्टेड इन ओनली डिलीवरी पोस्ट ऑफिस इन ईच पोस्टल डिवीजन, प्रत्येक डाक डिवीजन में, एक डिलीवरी डाकघर में, एक डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में कंडक्ट ये किया जाता है। और इसमें भी 25% जो पोस्ट ऑफिस होते हैं, ठीक है, पहले हमने क्या किया, 25% जो है डाक प्राप्त होने वाली उसका सर्वे किया जाता है, स्टडी की जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या किया जाता है, जो पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट किए जाते हैं सर्वे के लिए, वो 25% जो है रूरल एरियाज में होने चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों में होने चाहिए। 25% ऑफ
टोटल मेल रिसीव्ड इन पोस्ट ऑफिस इज टू बी स्टडीड, उसमें भी 25% मेल जो है वो स्टडी की जाती है पोस्ट ऑफिस में। जितनी भी प्राप्त होगी, अगर 100 आर्टिकल्स आपके प्राप्त हो रहे हैं तो उसमें से 25 आर्टिकल्स की स्टडी की जाती है। और ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डन ऑन एवरी मंथ, प्रत्येक महीने आपका लाइव मेल सर्वे जो है वो किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बुक ऑफ इन्फॉर्मेशन इज मेंटेन्ड इन विच फोरम। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई, आपने नहीं देखी, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं बता दूंगा जितने भी इंपॉर्टेंट आपके फोरम नंबर्स है वहाँ पे बताए हुए हैं। बुक ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है कौन से फोरम के ऊपर बनाई जाती है, MS 104 के ऊपर इसको बनाया जाता है। चलिए आगे आपके पास एक्सपैंड IRC क्या होता है? IRC होता है आपके पास इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन, नोट मोर देन 10 इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन्स और 30 कॉमनवेल्थ रिप्लाई कूपन्स विल बी सोल्ड टू एनी वन इंडिविजुअल एट ए टाइम। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंडिविजुअल को एक बार में आपके 10 इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन या फिर 30 कॉमनवेल्थ कूपन जो होते हैं, रिप्लाई कूपन जो होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बेचे जाएंगे किसी भी एक इंडिविजुअल को एक टाइम में। 10 IRC और 30 कॉमनवेल्थ रिप्लाई कूपन से ज़्यादा नहीं बेचे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, हु इज इन चार्ज ऑफ मेल डिपार्टमेंट ऑफ अ सॉर्टिंग ऑफिस। छंटाई कार्यालय के मेल डिपार्टमेंट का इंचार्ज कौन होता है? हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट होता है, प्रधान छंटाई सहायक होता है। अगला है आपके पास, ऑल पोस्ट ऑफिस अदर देन ब्रांच ऑफिस आर टर्म्ड एज। तो जितने भी डाकघर होते हैं सिवाय कौन से आपके ब्रांच पोस्ट ऑफिस को और एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एसओस को छोड़कर उनको क्या कहा जाता है? यूनिट बैग ऑफिस कहा जाता है। नॉमिनल रोल ऑफ मेटल टोकन्स आर केप्ट एट। जो आपके धातु टोकन के धारक होते हैं उनका नॉमिनल रोल जो होता है वो कहाँ पे मेंटेन किया जाता है? रिकॉर्ड ऑफिस में, रिकॉर्ड कार्यालय में, अभिलेख कार्यालय में किया जाता है। और ये कौन से फोरम के ऊपर बनाया जाता है? नॉमिनल रोल हमने थोड़ी देर पहले किया, MS 12 के ऊपर इसको बनाया जाता है। अगले आपके पास, मेल ऑफिस इज ऑथराइज्ड फॉर। जो डाक कार्यालय होते हैं वो किस चीज़ के लिए अधिकृत होते हैं? सेल ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी, डाक टिकट और स्टेशनरी को बेचने के लिए अधिकृत होते हैं। अगले आपके पास, व्हाट इज ऑफिस ऑफ एक्सचेंज। विनिमय का कार्यालय एक्सचेंज ऑफिस क्या होता है? पोस्ट ऑफिस और सॉर्टिंग ऑफिस विच एक्सचेंजेस मेल विद ऑफिसेज इन फॉरेन कंट्रीज। विदेशों में स्थित जो विदेशों में स्थित आपके क्या होते हैं? कार्यालय होते हैं, ठीक है, ऑफिसेज होते हैं, उनके साथ आदान प्रदान करने वाले जो भी मेल है, आदान प्रदान जो भी करेंगे कार्यालय, उनको क्या कहा जाता है? ऑफिस ऑफ एक्सचेंज। फॉरेन कंट्रीज में स्थित कार्यालयों के साथ डाका आदान प्रदान करने वाले पोस्ट ऑफिस हैं, चाहे छंटाई कार्यालय हैं, उनको ऑफिस ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। अगला है आपके पास, बीट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इज मेंटेन्ड इन विच डिपार्टमेंट। बीट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कौन से डिपार्टमेंट में, विभाग में बनाकर रखा जाता है? डिलीवरी डिपार्टमेंट में इसको रखा जाता है, वितरण विभाग में रखा जाता है। Which type of articles should be pasted with a pink label bearing the words valuer declare। तो इन वर्ड के साथ, ठीक है, एक पिंक लेबल जो है कौन से आर्टिकल के ऊपर चिपकाया जाएगा? फॉरेन इंश्योर्ड आर्टिकल्स जो होते हैं, विदेशी बीमित लेखों के ऊपर चिपकाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके पास, इंडियन पोस्टल ऑर्डर टू हेड ऑफिसेज आर सप्लाइड बाई पोस्टल अकाउंट ऑफिस। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये देख लेना। इंडियन पोस्टल ऑर्डर जो होते हैं आपके हेड ऑफिसेज को कैश कौन सप्लाई करता है? पोस्टल अकाउंट ऑफिस मुझे लगता है होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। इंडिया ज्वाइंट एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन इन विच ईयर। भारत ने एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन को, APPU को कब ज्वाइन किया? 1973 में। और APPU की स्थापना कब हुई? 1961 में। यानी कि जब इसकी स्थापना हुई तो भारत ने इसको ज्वाइन नहीं किया था, भारत ने इसको ज्वाइन किया बाद में। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है बैंकॉक, थाईलैंड में। अगला क्वेश्चन है आपके पास, नेम दी कॉन्टिनेंट नोट रिक्वायर्ड इन एड्रेस ऑफ फॉरेन डेस्टिनेशन। तो हमने अभी क्या किया, हमने थोड़ी देर पहले एड्रेस में किया कि एड्रेस में कौन कौन से पर्टिकुलर्स होने चाहिए। तो उसमें कहीं भी नेम ऑफ कॉन्टिनेंट नहीं था, ठीक है, कॉन्टिनेंट नेम जो है ये एड्रेस में नहीं लिखना है, इसकी ज़रूरत नहीं है। अगला है आपके पास, IRC इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन्स विल बी सोल्ड टू एनी वन इंडिविजुअल एट अ टाइम इज। किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी एक व्यक्ति को एक बार में कितने आपके मैक्सिमम इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन्स बेचे जा सकते हैं? थोड़ी देर पहले हमने किया 10 से ज़्यादा नहीं बेचे जाएंगे। और कॉमनवेल्थ कितने हैं आपके? 30 हैं। चलिए डिस्पोजल ऑफ रिकॉर्ड्स, तो ये आपका थोड़ा धुंधला है, लेकिन PDF फाइल चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ये मैं करवाऊंगा आपको, अभी ये इंपॉर्टेंट है, 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। डिस्पोजल रिकॉर्ड्स,
तो ये क्या चीज़ होती है कि जितने भी रिकॉर्ड होते हैं अभी उनका एक समय होता है कि किस समय के बाद आपको उनको नष्ट कर देना है, क्योंकि अगर उनको नष्ट नहीं किया जाएगा तो उनको रखने के लिए जगह नहीं बचेगी, ये आपको भी पता है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, दी फॉलोइंग रिकॉर्ड्स शुड बी टोर्न और सोल्ड एज बेस्ड पेपर ऑन एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड ऑफ प्रिजर्वेशन नोटेड अगेंस्ट ईच। तो ये हमारे पास यहाँ पे इस साइड में क्या दिया, रिकॉर्ड दिया, और इस साइड हमें दिया हुआ कितने समय तक इसको संरक्षित करके रखना है। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको टोर्न यानी कि फाड़ सकते हैं, इसको वेस्ट पेपर की तरह, रद्दी पेपर की तरह बेच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या बोला गया है, कोरस्पोंडेंस रिलेटिंग टू रोवरीज, थेफ्ट्स एक्सेट्रा इनलैंड पोस्ट। अगर आपके अंतर्देशीय डाक से संबंधित, ठीक है, कोई भी रॉबरीज है या कोई भी चोरियां वगैरह हुई हैं, ठीक है, डाके वगैरह की जो भी आपसे इनके संबंधित पत्राचार है, 1 ईयर आफ्टर दी केस आर क्लोज, ठीक है, जब केस क्लोज हो गया उसके 1 साल बाद तक इनको संरक्षित करके रखा जाता है और उसके बाद नष्ट कर दिया जाएगा। इनवॉइसेस ऑफ आर्टिकल्स रिसीव्ड फ्रॉम स्टॉक डिपो, स्टॉक डिपो से प्राप्त होने वाली इनवॉइसेस जो होती हैं आर्टिकल्स की, उनको 3 साल तक संरक्षित करके रखा जाता है। चलिए अगला देखते हैं हमारे पास कार्बन कॉपीज, इनवॉइसेस ऑफ आर्टिकल्स रिटर्न टू स्टॉक डिपो, ठीक है, उसके बाद आपने जो स्टॉक डिपो को रिटर्न की गई कॉपीज हैं, कार्बन कॉपीज हैं, इनवॉइसेस हैं, उनको भी 3 साल तक संरक्षित करके रखा जाता है। ऑर्डर बुक ऑफ मेल ऑफिस एंड सेक्शन, किसी भी डाक कार्यालय या अनुभाग की जो ऑर्डर बुक होती है, आदेश पुस्तिका होती है, उसको भी 3 साल तक संरक्षित करके रखा जाता है। अगला है आपके पास कॉरेस्पॉन्डेंस रिलेटिंग टू पर्सनल फाइल्स, ठीक है, 3 years आफ्टर द मंथ इन विच ऑफिशियल कंसर्न सीज टू बिलोंग टू द डिपार्टमेंट। तो ये पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आ भी सकता है। चलिए आगे, ये इंपॉर्टेंट है, वर्क पेपर्स ऑफ RMS ऑफिसेज एंड सेक्शंस। RMS रेलवे मेल सर्विस कार्यालय और अनुभागों के जो कार्यपत्र होते हैं, वर्क पेपर्स होते हैं, इनको प्रिजर्व करके रखा जाता है 18 महीनों के लिए। कोरस्पोंडेंस रिलेटिंग टू डिस्पोजल ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स बोथ लेटर्स एंड पार्सल्स, ठीक है, उसके बाद आपका जो पत्राचार है, रजिस्टर्ड आर्टिकल्स हैं, चाहे वो कौन से लेटर या पार्सल मेल के हैं, उनके निपटान के लिए 18 मंथ्स, ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। अदर रिकॉर्ड्स ऑफ अ रिकॉर्ड और सब रिकॉर्ड ऑफिस विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ दोज मैंशनड इन फॉलोइंग पैराग्राफ। तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज़्यादा, लेकिन ये भी ध्यान रखना, 18 मंथ यहाँ पे आ जाएगा। चलिए आगे आपके पास अरेंजमेंट रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर एंड डेली रिपोर्ट्स, ये सारी 18 मंथ्स, ठीक है, इनको भी 18 महीने तक संरक्षित करके रखा जाता है। आगे हमारे पास ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए, फॉलोइंग रिकॉर्ड्स में नोट बी डिस्ट्रॉयड विदाउट द स्पेशल परमिशन ऑफ हेड ऑफ सर्कल। कौन कौन से रिकॉर्ड, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपके हेड ऑफ सर्कल की स्पेशल परमिशन के बिना डिस्ट्रॉय नहीं किए जाते हैं, नष्ट नहीं किए जाते हैं। इनमें सबसे पहले आती है ऑर्डर बुक ऑफ रिकॉर्ड ऑफिस। तो हमने अभी पहले यहाँ पे एक रिकॉर्ड बुक की बात की, हमें यहाँ पे बता देता हूँ आपको एक बार, ऑर्डर बुक की हमने बात की। जो ऑर्डर बुक होती है आपकी कौन सी, मेल ऑफिस एंड सेक्शन, किसी भी आपके डाक कार्यालय या सेक्शन की, उसके लिए कितनी है, जो प्रिजर्वेशन पीरियड है वो 3 years है। लेकिन जो आपकी ऑर्डर बुक होती है, जो आपकी रिकॉर्ड ऑफिस की होती है, अभिलेख कार्यालय की होती है, वो हेड ऑफ सर्कल की स्पेशल परमिशन के बिना नष्ट नहीं की जाएगी। उसके बाद नॉमिनल रोल ऑफ टोकन होल्डर्स, ठीक है, धातु टोकन के जो होल्डर्स होते हैं, ठीक है, धातु टोकन होल्डर जो होते हैं, उनका जो नॉमिनल रोल होता है, ये भी परमानेंट रिकॉर्ड होता है जब तक हेड ऑफ सर्कल की स्पेशल परमिशन ना हो, इसको नष्ट नहीं किया जाता है। आगे आपके पास वर्क पेपर्स, कोरेस्पोंडेंस और डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग विच इंक्वायरीज इन प्रोग्रेस, ठीक है, या फिर कोई भी आपका कार्यपत्र है, पत्राचार है, या कोई भी दस्तावेज है जिसके संबंधित कोई भी इंक्वायरी चल रही है, या फिर ऑफ दीज कनेक्टेड विद केस विच हैव नॉट बीन फुली डिसाइडेड और क्लोज, या फिर ऐसे केसेस से संबंधित जो पूरी तरह से अभी तक क्लोज नहीं हुए हैं, बंद नहीं हुए हैं, निर्णय कोई नहीं हुआ है, उनसे संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे उनको भी क्या किया जाएगा, हेड ऑफ सर्कल की स्पेशल परमिशन के बिना नष्ट नहीं किया जाएगा। चलिए आगे आपके पास जो इंपॉर्टेंट है हम वही करेंगे। आगे फिर से आए ये वाले जो है प्रिजर्वेशन पीरियड ऑफ रिकॉर्ड्स, तो ये भी हम कर लेते हैं। डे बैग बुक इन CBO, ठीक है, 10 years के लिए रखा जाता है। डे बैग बुक इन यूनिट बैग ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस 2 साल के लिए। स्टॉक रजिस्टर जो होता है 10 साल के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। रिपेयरेबल बैग रजिस्टर जो होता है, इसकी प्रिजर्वेशन पीरियड जो है वो कितनी है, 10 वर्ष संरक्षित करके रखा जाएगा। अनसर्विसेबल बैग रजिस्टर भी 10 वर्ष के लिए रखा जाता है। उसके बाद आपके पास बैग बैलेंस रिपोर्ट 2 साल के लिए। ड्यू बैग लिस्ट भी 2 साल के लिए आपकी रखी जाती है। रजिस्टर शोइंग बैग एक्सचेंज्ड विद मेल बिटवीन सर्कल्स, इसके लिए जो ये रिकॉर्ड है ये भी आपका 2 वर्ष के लिए रखा जाएगा। आगे आपके पास रजिस्टर शोइंग द बैग एक्सचेंज बिटवीन सर्कल्स के बीच में होने वाले का भी 2 साल रखा जाएगा। और रिकॉर्ड
परटेनिंग टू फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ बैग्स, तो ये भी आपका 2 साल रखा जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है सारे, ठीक है, कर लेना, कोई ना कोई आ जाता है। आगे हमारे पास फिर से हम वही क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं अबाउट फॉरेन पार्सल। तो ये आपका रिवीजन हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा डिटेल में हम करेंगे फॉरेन पार्सल के बारे में। तो पहले क्या दिया हुआ है, पोस्टेज डिफरेंट फॉर एवरी कंट्री। जो पोस्टेज चार्जेस हैं प्रत्येक देश के लिए अलग अलग होंगे, वेरी करते हैं कंट्री टू कंट्री। एडिशनल फीस, इंश्योरेंस, एडवाइस ऑफ डिलीवरी, प्री पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी, अदर चार्जेस वगैरह ये भी लिए जाते हैं पार्सल के ऊपर। और रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्सल एड्रेस्ड टू नेपाल एंड भूटान इज कंपलसरी। अगर आप पार्सल को नेपाल और भूटान के लिए भेजना चाहते हैं तब उसका पंजीकरण जो है वो अनिवार्य करवाना पड़ेगा आपको। पोस्टेज चार्जेस कवर ओनली आउटवर्ड जर्नी ऑफ पार्सल टिल ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन इंक्लूडेड। अब यहाँ पे क्या चीज़ बोली है, मान लीजिए पार्सल को यहाँ से बुक करते हैं, ये उसकी डेस्टिनेशन कंट्री है, आपने जो चार्जेस दिए हैं वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए ही रहेंगे। उसको रीडायरेक्ट करना है, उसको वापस आपके पास भेजना है, रिटर्न टू सेंडर यानी कि किया जा रहा है, तब उसके लिए जो चार्जेस हैं वो अलग से देने पड़ेंगे। रीडायरेक्शन ऑफ पार्सल इनसाइड और आउटसाइड कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन प्लस रिटर्न ऑफ पार्सल टू सेंडर, तो एक कलेक्शन ऑफ एडिशनल चार्जेस फ्रॉम सेंडर और एड्रेस से। तो अगर आपके पार्सल को रीडायरेक्ट करना है कंट्री से बाहर, कंट्री के अंदर, देखिए कंट्री के अंदर करना है, उस देश जो डेस्टिनेशन कंट्री है उसके अंदर भी किया जा रहा है, तब भी आपके जो चार्जेस हैं एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। चलिए आगे आपके पास लेंथ ऑफ फॉरेन पार्सल हमने कर लिया। लेंथ प्लस ग्रेटेस्ट सर्कमफ्रेंस ऑफ पार्सल शुड नॉट एक्सीड 2 मीटर, ये भी हमने किया। मिनिमम सरफेस मेजरिंग ऑफ पार्सल जो है 90 बाई 140 मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, ये भी हमने कर लिया। चलिए आगे, मनी ऑर्डर्स रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज फॉर पेमेंट इन इंडिया इज प्रीपेयर्ड एंड अमाउंट ऑफ मनी इज कन्वर्टेड इनटू इंडियन करेंसी बाई। अब क्या होता है कि फॉरेन से जब कोई मनी ऑर्डर भेजा जाता है तो वो इंडियन करेंसी में नहीं होता है, उसको तैयार करना और इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना, ये काम कहाँ पे किया जाता है, ऑफिस ऑफ एक्सचेंज कंसर्न संबंधित विनियम कार्यालय में किया जाता है। अगला है आपके पास दी फ्रेज पर एवन मीन्स। पर एवन जो है अगर किसी आर्टिकल के ऊपर ये लिखा हुआ है तो उसका क्या मतलब है, बाई एयर मेल, ठीक है। तो एक एनिमैक्स इवेंट्स किया हमने, उसमें क्या था, उसमें लिविंग एनिमल से, ठीक है, इसमें क्या है आपकी बाई एयर मेल है। पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशंस फॉर पोस्ट कार्ड फॉर फॉरेन कंट्रीज, विदेशों के लिए आप पोस्ट कार्ड भेज रहे हैं और उसमें आप शर्तों का उल्लंघन करते हैं तो क्या आपको सज़ा मिलेगी, ठीक है, सज़ा तो नहीं लेकिन क्या आपको जुर्माना देना पड़ेगा। ट्रीटेड एज लेटर एंड पोस्टेज इज टैक्स्ड अकॉर्डिंगली, पोस्ट कार्ड आप भेज रहे हैं, शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं तो आपके पोस्ट कार्ड को एज ए लेटर की तरह ट्रीट किया जाएगा और उसी के हिसाब से डाक शुल्क उसके ऊपर लिए जाएंगे। अगला है आपके पास बट इज द फ्रांक डी ड्रोइट्स सर्विस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉरेन पार्सल। फॉरेन पार्सल के संबंधित अगर ये वाली सर्विस है फ्रांक डी ड्रोइट्स, इसका क्या मतलब है, प्री पेमेंट ऑफ ऑल चार्जेस बाय सेंडर फॉर देयर डिलीवरी फ्री ऑफ कस्टम्स एंड अदर चार्जेस, फ्री डिलीवरी टू एड्रेसी। अब यहाँ पे देखिए जब भी इनलैंड आर्टिकल हम भेजते हैं तो उसमें क्या होता है, एड्रेसी को वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, कोई चार्जेस नहीं लिए जाते हैं, लेकिन फॉरेन पार्सल में ऐसा नहीं होता है, रीपैकिंग चार्जेस, कस्टम ड्यूटी चार्जेस, ठीक है, डिलीवरी चार्जेस वगैरह लगा लगा के वो चार्जेस जो हैं वो सारे इकट्ठे किए जाते हैं और फिर एड्रेसी को देने होते हैं। लेकिन अगर आप इस सर्विस के अंडर आर्टिकल को भेजते हैं तो वो जितने भी चार्जेस बनते हैं उनकी जो प्री पेमेंट है पूरा भुगतान कर लिया जाता है सेंडर से, सेंडर उनका पूरा भुगतान कर देता है ताकि उनका वितरण जो है एड्रेसी को फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाए। फ्री डिलीवरी टू एड्रेसी क्या मतलब हो जाएगा, प्राप्तकर्ता को, लेने वाले को कोई चार्जेस उसके लिए नहीं देने पड़ेंगे। आगे आपके पास बड़ी सी प्रिजर्वेशन पीरियड ऑफ अनसर्विसेबल बैग रजिस्टर हमने कर लिया, 10 वर्ष है, थोड़ी देर पहले ही किया है। आगे आपके पास है पोस्ट ऑफिस और सॉर्टिंग ऑफिस और सेक्शन विच एक्सचेंजेस मेल विद ऑफिसेज इन फॉरेन कंट्रीज इज नोन एज। बट एक डाक अगर, ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, कई बार पूछा जाता है कि ऑफिस ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, पोस्ट ऑफिस होता है, सॉर्टिंग ऑफिस होता है या सेक्शन। तो ध्यान रखना, एक पोस्ट ऑफिस हो सकता है, एक सॉर्टिंग ऑफिस या फिर एक अनुभाग यानी कि एक डाकघर, एक छंटाई कार्यालय या फिर एक अनुभाग जो विदेशों में स्थित कार्यालयों के साथ डाक का आदान प्रदान करता है, उसको ऑफिस ऑफ एक्सचेंज विनिमय कार्यालय कहा जाता है। तो पोस्ट ऑफिस, सॉर्टिंग ऑफिस या फिर सेक्शन कुछ भी हो सकता है। अगले आपके पास बट शुड बी एग्जामाइंड विद एन ऑर्डनरी पार्सल इज रिसीव्ड फॉर डिस्पैच टू अ फॉरेन कंट्री। जब भी कोई आपका पार्सल प्राप्त होता है, विदेशों को उसको भेजना है, ठीक है, फॉरेन कंट्री के लिए भेजा जाना है, तो कौन कौन सी चीज़ें चेक की जाती हैं, गुड आउटवर्ड कंडीशन, ठीक है, उसकी जो कंडीशन है वो बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, साइज लिमिट्स चेक की जाती हैं और वेट जो है उसका चेक किया जाता है। अगला है आपके पास
बट इज मेंटेन्ड टू टैली द फिजिकल स्टॉक ऑफ बैग विद क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैग्स, ठीक है। जो फिजिकल स्टॉक है एक्चुअल में आपके पास कितने बैग हैं और जो क्लोजिंग बैग बैलेंस रिपोर्ट है उन दोनों को देखने के लिए क्या मेंटेन किया जाता है, डे बैग बुक मेंटेन की जाती है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मैनी पेजेस आर देयर इन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपके SB5A पासबुक होती है उसमें टोटल कितने पेजेस होते हैं। सबसे पहले आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि SB5A और SB5 पासबुक में फ़र्क है। एक जो होती है आपकी, देखिए जो SB5 पासबुक है वो किसके लिए, SBRD, MIS, PPF और SSA, इन सभी के लिए यूज़ की जाती है। और जो यहाँ पे क्वेश्चन में SB5A पूछा गया है वो क्या होती है, वो आपकी यूज़ की जाती है 1, 2, 3 साल वाली। जो TD होती है, टाइम डिपॉजिट, KVP, NSC, इन सभी के लिए को यूज़ किया जाता है। अब जो SB5 पासबुक होती है इसमें सामने पता लग रहा है सेविंग में, RD में, MIS, PPF और SSA में एंट्रीज बहुत ज़्यादा होती हैं, बार बार आपको जमा करवाने होते हैं या उसमें से निकलवाने होते हैं, तो इसलिए इसमें पेजेस ज़्यादा होते हैं, 12 पेजेस प्लस कवर पेज होते हैं। लेकिन SB5A पासबुक में ऐसा नहीं होता है क्योंकि इसमें सिर्फ एक एंट्री आपकी होती है, इसलिए इसमें सिर्फ 4 पेजेस और कवर पेज होते हैं। अगला है आपके पास, बट इज दिस सिस्टम अवेलेबल फॉर डिस्पैच रिसिप्ट ऑफ स्पेशल बैग्स ऑफ प्रिंटेड पेपर्स टू और फ्रॉम एड्रेसी सेंडर इन फॉरेन कंट्रीज। विदेशों में एक ऐसा सिस्टम है जिसमें क्या किया जाता है, जो सेंडर है वो या एड्रेसी जो है वो, उनमें क्या होता है, आदान प्रदान होता है, कौन से प्रिंटेड पेपर्स का आदान प्रदान होता है, वो डिस्पैच करते हैं या रिसीव करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, बल्क बैग सिस्टम कहा जाता है। आगे आपके पास, बड़ी इज द मैक्सिमम साइज परमिसिबल फॉर एन एरोग्राम। एक एरोग्राम के लिए जो मैक्सिमम साइज लिमिट है वो क्या है, 11/22 सेंटीमीटर, कई जगह पे ये दिया हो सकता है, या फिर 110/220 मिलीमीटर दिया हो सकता है, ठीक है। ये मैक्सिमम हो जाएगी, मिनिमम 9/14 सेंटीमीटर या 19/140 मिलीमीटर, एक ही चीज़ है, कुछ भी दोनों में से दिया होगा, देख लेना। चलिए आगे आपके पास, बट इज द मीनिंग ऑफ एविस डी रिसेप्शन। एविस डी रिसेप्शन का क्या अर्थ होता है, एडवाइस ऑफ डिलीवरी, ठीक है। जैसे एक्नॉलेजमेंट होती है वैसी एडवाइस ऑफ डिलीवरी होती है, वितरण की सूचना। अगला है आपके पास, बड़ी सी मैक्सिमम लिमिट अप टू विच एन इंटरनेशनल आर्टिकल कैन बी इंश्योर्ड इन इंडिया। किस लिमिट तक, किस सीमा तक भारत में किसी भी लेख की इंश्योरेंस की जा सकती है, वो 10,000 रुपीज़ तक की जा सकती है। 10,000 रुपये तक आप किसी भी देश के लिए आर्टिकल को भेज रहे हैं, उसकी इंश्योरेंस आप करवा सकते हैं। बट इज द मीनिंग ऑफ नी पास नेक्स्ट पेंडर इन केस ऑफ फॉरेन पार्सल। तो ये जितने भी आ रहे हैं, एनीमैक्स विवेंट्स आया, उसके बाद वैल्यूएलर डिक्लेयर आया, हमारे पास नी पास नेक्स्ट पेंडर आ रहा है, ठीक है, फ्रांक डी डोमिट्स आया है, इन सभी के मतलब अच्छे से याद रखना, कोई ना कोई पूछ लिया चाहता है। बट इज द मीनिंग ऑफ नी पास नेक्स्ट पेंडर क्या मतलब होता है, डू नॉट रीडायरेक्ट, की इसको पुनर्निर्देशित ना किया जाए। बट इज द मीनिंग ऑफ एयर पर एवन, ठीक है, इन केस ऑफ फॉरेन आर्टिकल, तो ये हमने कर लिया। पर एवन का क्या मतलब होता है, बाई एयर मेल, थोड़ी देर पहले ही आया था ये। चलिए आगे आपके पास, बीच फोरम इज नेक्स्ट विद द आर्टिकल्स बेयरिंग एक्सपोर्टेड थ्रू पार्सल पोस्ट अंडर द सिस्टम ऑफ ड्रा वैक ऑन कस्टम ड्यूटी। इस सिस्टम के अंडर, ठीक है, ड्रा वैक ऑन कस्टम ड्यूटी, इस सिस्टम के अंडर जब भी आर्टिकल्स को भेजा जाता है उसके साथ एक फॉरम लगा होता है। कौन सा फॉरम होता है, फॉरम डी का यूज़ किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास, बट इज द टाइम लिमिट फॉर सबमिटिंग कंप्लेंट्स एंड इंक्वायरीज रिगार्डिंग आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल एंड पार्सल मेल इन फॉरेन पोस्ट। अगर फॉरेन पोस्ट में क्या होता है, अगर आपका कोई भी आपको इंक्वायरी करनी है, कोई भी आपकी शिकायत है, ऐसी स्थिति में आपको जो कंप्लेंट्स सबमिट करनी होती हैं कितने समय के भीतर देनी होती हैं, 1 साल के भीतर, ठीक है। फॉरेन कंट्री में आपके लेटर मेल या फिर पार्सल मेल के संबंधित कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी कंप्लेंट है, तो उसके लिए जो आपको एप्लीकेशन वगैरह है वो 1 साल के भीतर सबमिट करनी होती है। आगे आपके पास MDW क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क इन पोस्ट ऑफिस। डाक घर में कार्य वितरण का ज्ञापन, MDW, मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, इशूड बाय सुपरिटेंडेंट। ये ध्यान रखना, पोस्ट ऑफिस में कौन इशू करेगा, सुपरिटेंडेंट के द्वारा इशू किया जाएगा। व्हेन मोर देन वन ऑफिशियल वर्क इन एन ऑफिस और सेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कर लेना अच्छे से। जब भी आपके किसी कार्यालय में एक से ज़्यादा कर्मचारी, एक से ज़्यादा अधिकारी काम कर रहे हैं, ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं, तब आपका मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क जो है वो सुपरिटेंडेंट के द्वारा इशू किया जाता है। इट स्पेसिफाइज, ये क्या क्या चीज़ें स्पेसिफाई करता है, ड्यूटीज परफॉर्म्ड बाय ईच ऑफिशियल, कि कौन कौन सा ऑफिशियल क्या काम कर रहा है, अटेंडेंस आवर्स ऑफ द सेट, जो भी सेट है उसके अटेंडेंस आवर्स क्या रहते हैं। एंड इन केस ऑफ सेक्शन, अगर हम सेक्शन की बात करें, अभी हमने किसकी की, पोस्ट ऑफिस की, हर एक लाइन को अच्छे से पढ़ा करिए तभी समझ आएगी। अब यहाँ पे दूसरी बात की गई है अनुभाग की, बीच वर्क बाय ट्रेन
स्टार्टिंग फ्रॉम दी स्टेशन। तो यहाँ पे देखिए आवर्स एट विच दी स्टार्ट शुड बी प्रेजेंट एट स्टेशन। अब यहाँ पे ऐसे अनुभाग की बात की गई है जो क्या करता है ट्रेन के स्टार्ट होने पर काम करता है, यानी कि स्टेशन पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि किस आवर्स के ऊपर, किस टाइम के ऊपर जो स्टेशन के ऊपर उनको प्रेजेंट रहना है, प्रस्तुत रहना है, उपस्थित रहना है, वो आवर्स उसमें रहेंगे। और रिकॉर्ड ऑफिस की बात करें, मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वर्क इनिशियली प्रिपेयर्ड बाय रिकॉर्ड ऑफिसर। तो इसको इनिशियली यानी कि सबसे पहले रिकॉर्ड ऑफिसर के द्वारा तैयार किया जाता है और देन उसके बाद सुपरिटेंडेंट को फॉरवर्ड किया जाता है। फॉर मेल ऑफिस और सेक्शन इंस्पेक्टर इनिशियली प्रिपेयर इट। ठीक है, मेल ऑफिस और सेक्शन के लिए इंस्पेक्टर जो होता है, निरीक्षक जो होता है, इनिशियली यानी कि शुरुआत में वो इसको तैयार करता है, फिर सुपरिटेंडेंट को भेजता है। मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क इन पोस्ट ऑफिस सबमिटेड बाय पोस्ट मास्टर फॉर अप्रूवल ऑफ हेड ऑफ डिवीजन। तो मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो वर्क जो है पोस्ट ऑफिस में किसके द्वारा सबमिट किया जाएगा, पोस्ट मास्टर के द्वारा सबमिट किया जाएगा हेड ऑफ डिवीजन को। तो सभी में क्या किया जा रहा है, जो इश्यू करने वाला है वो आपका कौन है, सुपरिटेंडेंट, लेकिन उसको तैयार करने वाले और सबमिट करने वाले जो अलग अलग है, सेक्शन के अलग हैं, पोस्ट ऑफिस के अलग हैं। ठीक है, इस तरह से रहेगा। और ये कौन से फोरम के ऊपर बनता है, MS11 फोरम के ऊपर बनता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले आपके पास प्रिजर्वेशन पीरियड ऑफ द इनवॉइसेस ऑफ आर्टिकल्स रिसीव्ड फ्रॉम दी स्टोर डिपो से प्राप्त होने वाले लेखों की जो इनवॉइसेस होती हैं उनकी प्रिजर्वेशन पीरियड क्या है, 3 वर्ष है। ठीक है, 3 वर्ष तक इनको संरक्षित रखा जाता है। अगले आपके पास एसओ डेली अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन विच फोरम। एसओ डेली अकाउंट जो है कौन से फोरम के ऊपर बनाया जाता है, ACG 22 के ऊपर बनाया जाता है। और बीओ डेली अकाउंट जो है ACG 22A के ऊपर बनाया जाता है। जो भी GDS हैं वो बनाते होंगे, VPM को पता है। ठीक है, जब भी वो बनाते हैं डेली अकाउंट तो जो फोरम का यूज़ करते हैं उसके बिल्कुल आपके लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर में लिखा होता है ACG 22A। तो ये इंपॉर्टेंट है, दोनों ही बार बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। चलिए अगला है आपके पास ट्रेजररी पासबुक इज मेंटेन्ड इन सब ऑफिस सिचुएटेड एट ट्रेजररी सब ट्रेजररी स्टेशन और हैविंग ट्रांजैक्शंस विद बैंक इन विच फोरम। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ट्रेजररी पासबुक जो होती है कौन से फोरम के ऊपर बनाई जाती है, ACG 8 के ऊपर इसको बनाया जाता है। ठीक है, और कहाँ पे बनाई जाती है, उन उप डाकघरों के द्वारा बनाई जाती हैं जो ट्रेजररी या सब ट्रेजररी स्टेशन के ऊपर या फिर जिनकी बैंक के साथ लेन देन होते हैं उनके द्वारा ये वाली बुक जो है मेंटेन की जाती है। चलिए आगे आपके पास फॉरेन पोस्ट में, अब फॉरेन पोस्ट में LC करते हैं हम बार बार। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन भी आता है। तो AO आता है या फिर LC पूछा जाता है। तो क्या मतलब होता है, LC का मतलब लेटर्स एट कार्टस, और इसमें आपके लेटर्स और पोस्ट कार्ड ही आते हैं। ठीक है, LC में लेटर्स और पोस्ट कार्ड ये 2 आ जाएंगे। दूसरा हम पढ़ते हैं AO, इसका मतलब होता है ऑर्डर सब्जेक्ट्स, और इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें आपके आते हैं सबसे पहले प्रिंटेड पेपर्स जिसमें आपके बुक्स और रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर भी इंक्लूड है। स्मॉल पैकेट्स आते हैं, लिटरेचर फॉर द ब्लाइंड यानी कि ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट वगैरह भी आते हैं। चलिए अगला है आपके पास बट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ वेट फॉर अ फॉरेन पार्सल, ये हमने कर लिया 20 kg। ठीक है, स्पीड पोस्ट के लिए सेम रहेगा, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट और लेटर के लिए भी सेम रहता है। फॉरेन आर्टिकल्स एलिजिबल फॉर रीडायरेक्शन इन इंडिया बाई एयर। तो कौन कौन से फॉरेन आर्टिकल्स हैं जो भारत में बाई एयर, ठीक है, बाई एयर मतलब कि हवा द्वारा, यानी कि उनका जो ट्रांसमिशन है बाई एयर, भारत के अगर भीतर उनको एक जगह से दूसरी जगह पुनः निर्देशित करना है और वो फॉरेन कंट्री से प्राप्त हुआ है तो कौन कौन से होंगे, लेटर्स, एरोग्राम्स एंड पोस्ट कार्ड। जैसे आपके इंग्लैंड में होते हैं लेटर्स, लेटर कार्ड और पोस्ट कार्ड, प्रथम श्रेणी की डाक, अरे उनको कहीं भेजा जाना है तो क्या किया जाता है, मोस्टली क्या किया जाता है, उनको हवाई मार्ग से प्रेषित किया जाता है जहाँ पर भी ऐसा पॉसिबल हो। लेकिन फॉरेन कंट्री से प्राप्त होने वाले कौन से लेख होंगे जिनको हवाई मार्ग से आपका पुनर्निर्देशन किया जाता है, लेटर्स, एरोग्राम्स और पोस्ट कार्ड। स्मॉल पैकेट्स यहाँ एलिजिबल नहीं है, स्मॉल पैकेट को नहीं किया जाएगा। एरोग्राम की मैक्सिमम वेट लिमिट जो है वो 3 ग्राम है। आगे आपके पास इंश्योर्ड वैल्यू ऑन फॉरेन पार्सल शुड बी नोटेड ऑन डिस्पैच नोट इन। डिस्पैच नोट के ऊपर किसी भी फॉरेन पार्सल की अगर इंश्योर्ड वैल्यू लिखनी है तो वो कैसे लिखी जाती है, फिगर्स और वर्ड्स दोनों में लिखी जाएगी। बड़ी सी मीनिंग ऑफ COD पार्सल इन फॉरेन पार्सल कैटेगरी। ठीक है, COD का क्या मतलब होता है, तो इंग्लैंड में जैसा आपका है कैश ऑन डिलीवरी पार्सल, तो फॉरेन में भी आपका सेम रहेगा। बट आर कैटेगरीज ऑफ फॉरेन पोस्टल आर्टिकल्स, फॉरेन पोस्टल आर्टिकल्स की श्रेणियां कौन कौन सी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। लेटर पोस्ट एंड पार्सल पोस्ट, 2 श्रेणियां, लेटर पोस्ट, पार्सल पोस्ट। आपको इंश्योर्ड पोस्ट भी दिया होगा, रजिस्ट्रेशन पोस्ट भी दिया होगा, उनकी तरफ ध्यान नहीं देना, ध्यान रखना सिर्फ आपकी लेटर पोस्ट और पार्सल पोस्ट है। AD मीन्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉरेन पोस्ट। AD का क्या मतलब होता है, अब इंग्लैंड में होता है तो एक्नोलेजमेंट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे किसके संबंधित बोला गया है, फॉरेन पोस्ट के संबंधित बोला गया है तो एडवाइस ऑफ डिलीवरी हो जाएगा। आगे आपके पास बुक ऑफ एड्रेसेस इंस्ट्रक्शन इज केप्ट बाय, जो आपकी बुक ऑफ एड्रेसेस इंस्ट्रक्शन यानी कि जो प्राप्तकर्ता के निर्देशों वाली पुस्तक होती है उसको कौन रखता है, तो यहाँ पे डिपॉजिट क्लर्क या डिलीवरी क्लर्क कौन सा होगा, ये चेक कर लेना, मुझे भी बता देना, थोड़ा कन्फ्यूजन है।
तो चलिए अगला है आपके पास, लैक्सिटी ऑन पार्ट ऑफ विलेज पोस्टमैन शुड बी रिपोर्टेड टू। अगर विलेज पोस्टमैन जो ग्रामीण डाकिया है वो क्या करता है, उसके काम में लापरवाही बरत रहा है, ठीक है, वो अपना काम अच्छे से नहीं करता है, इस चीज़ की रिपोर्ट किसको की जा सकती है, सब डिविजनल इंस्पेक्टर को की जा सकती है। डेली रिपोर्ट शुड रिटन बाई हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट फ्रॉम। अब हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट जो होता है प्रधान छंटाई सहायक, वो दैनिक रिपोर्ट को कहाँ से लिखता है, अपनी मर्जी से तो वो लिखेगा नहीं, तो कहाँ से लिखता है, रफ नोटबुक्स ऑफ द सेट, सेट की जो रफ नोटबुक्स होती हैं वहाँ से लिखी जाती है। उसके बाद एम्प्टी बैग्स रिमेनिंग ओवर फ्रॉम प्रीवियस ट्रिप्स और स्पेल्स ऑफ ड्यूटी आर रिक्वायर्ड टू बी सेंट टू। पिछली यात्राओं या फेरों से बचे हुए जो भी खाली थैले होते हैं उनको किसे भेजा जाना चाहिए, तो यूनिट बैग ऑफिस या फिर डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस, दोनों में से किसी को भी भेजा जा सकता है। बी ऑर्डर्स आर कॉपीड इनटू, बी ऑर्डर्स जो है वो इनको कहाँ पे कॉपी किया जाना चाहिए, कहाँ पे लिखा जाता है, इनको गाइडेंस बुक में कॉपी किया जाता है। कौन इनको इशू करता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल सर्विस के द्वारा इशू किया जाता है। टीवी ऑर्डर आते हैं, ए ऑर्डर आते हैं, सभी को सुपरिटेंडेंट ऑफ आरएमएस के द्वारा इशू किया जाता है। चलिए आगे आपके पास आर्टिकल्स फॉर डिस्पैच अब्रोड शुड बी सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू दी। जो आर्टिकल्स आपके विदेशों को भेजे जाने हैं उनकी छंटाई किसके हिसाब से की जाएगी, आउटवर्ड सॉर्टिंग लिस्ट के हिसाब से की जाएगी। आगे आपके पास हाउ टू ट्रीट आर्टिकल्स एड्रेस्ड इन इंडियन लैंग्वेज इंटेंडेड फॉर डिस्पैच अब्रोड। विदेशों को भेजे जाने के लिए जो आर्टिकल्स के ऊपर अगर इंडियन लैंग्वेज में, भारतीय भाषा में पता लिखा हुआ है तो कैसे उसके साथ ट्रीट किया जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन इन इंग्लिश शुड बी एडेड। तो उसके साथ जो है इंग्लिश में, यानी कि जो भी आपने एड्रेस लिखा है उसका इंग्लिश अनुवाद जो है वो साथ में लिख देना चाहिए। वल्क बैग सिस्टम इज अवेलेबल फॉर, वल्क बैग सिस्टम किसके लिए अवेलेबल है, डिस्पैच रिसिप्ट ऑफ स्पेशल बैग्स फॉर प्रिंटेड पेपर्स टू और फ्रॉम एड्रेसी सेंडर इन फॉरेन कंट्रीज। विदेशों में जो प्राप्त करता है या प्रेषक होता है उनके प्राप्त करने या भेजने के लिए होते हैं स्पेशल बैग जिसमें प्रिंटेड पेपर्स वो भेज सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, वो क्या कर सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा स्पेशल बैग्स में डालकर उनको भेज सकते हैं। व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ वल्क बैग सिस्टम। वल्क बैग सिस्टम के क्या फीचर्स इंपॉर्टेंट है, ये printed papers for same addressee at same address may be inserted in one or more special bags। सेम एड्रेसी के लिए सेम एड्रेस के ऊपर एक या एक से ज़्यादा स्पेशल बैग्स में प्रिंटेड पेपर्स को इंसर्ट किया जा सकता है, डाला जा सकता है। नेवल पोस्ट ऑफिस टू इंस्पेक्ट कंटेंट्स इजीली, इससे क्या हो सकता है, पोस्ट ऑफिस आसानी से उनकी इंस्पेक्शन कर सकता है, जांच कर सकता है। अब यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो वेट है इसकी मिनिमम वेट लिमिट क्या है, 5 kg, यानी कि 5 kg से कम नहीं होना चाहिए, और मैक्सिमम कितनी है, 30 kg, यानी कि 5 और 30 kg के बीच में ये होना चाहिए। एड्रेस विद रेक्टेंगुलर लेवल नोट स्मॉलर दैन 90 बाई 140 मिलीमीटर, इसमें एक रेक्टेंगुलर लेवल के ऊपर एड्रेस लिखा होता है जो इसकी नेक के साथ बांधा जाता है, उसका जो साइज़ है वो 90 बाई 140 मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। मे बी सेंट एज रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड, इसको पंजीकृत या बिना पंजीकरण के आप भेज सकते हैं, ठीक है। स्पीड पोस्ट आप नहीं भेज सकते हैं, इंश्योर्ड की तरह आप नहीं भेज सकते हैं, ये या तो रजिस्टर्ड होगा या अनरजिस्टर्ड, पंजीकृत होगा या अपंजीकृत होगा, ठीक है। इसको स्पीड पोस्ट वगैरह की तरह आप नहीं भेज सकते हैं। नोट स्मॉलर देन, ठीक है, इसमें एड्रेस लेवल जो हो गया वो क्या हमने बता दिया, 90 बाई 140 मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। टाइड राउंड दी नेक, और जो इसकी जो नेक का मतलब जहाँ से इसको बांधा जा रहा है वहाँ पे लगाया जाना चाहिए। नेम प्लस एड्रेस ऑफ एड्रेस ही होना चाहिए, और इसमें कितना वेट है वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगले आपके पास बता दी रजिस्ट्रेशन चार्जेस फॉर वल्क बैग। वल्क बैग एम बैग भी से कहा जाता है। पंजीकरण शुल्क क्या है, 350 रुपीज़ है। बता दी रजिस्ट्रेशन चार्जेस फॉर फॉरेन आर्टिकल, विदेशी ले के लिए जो पंजीकरण शुल्क है वो कितना है, 70 रुपीज़, और वल्क बैग के लिए कितना है, 350 रुपीज़। आगे आपके पास दी कंपनसेशन टू बी पेड फॉर लॉस टोटल थेफ्ट, टोटल डैमेज ऑफ इंटरनेशनल रजिस्टर्ड आर्टिकल। आपका कोई भी पंजीकृत लेख था अंतर्राष्ट्रीय, वो गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है, पूरा नुकसान उसका हो जाता है, कंपनसेशन आपको दिया जाता है, मुआवजा आपको दिया जाता है। कितना दिया जाता है, 30 SDR। SDR की फुल फॉर्म होती है स्पेशल ड्राइंग राइट पूछी जाती है ये क्वेश्चंस में। चलिए आगे आपके पास बड़ी सी कंपनसेशन फॉर फॉरेन रजिस्टर्ड पार्सल, विदेशी पंजीकृत पार्सल के लिए कंपनसेशन या मुआवजा जो होता है वो कितना दिया जाता है, अप टू 40 SDR पर पार्सल और 4.50 SDR पर kg, ठीक है। 40 SDR प्रति पार्सल के हिसाब से या फिर 4.5 SDR पर kg के हिसाब से आपको दिया जाएगा। आगे आपके पास कोरेस्पोंडेंस एड्रेस्ड टू पर्सनल ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस सर्विंग आउटसाइड इंडिया। अब यहाँ पे भारत से बाहर काम कर रहे भारतीय सेनाओं के कर्मचारियों के लिए जो पत्राचार होगा उसको कौन से पते पर भेजा जाएगा, एड्रेस्ड टू इंडियन आर्मी
पोस्ट ऑफिस 56 एपीओ एंड फ्लीट मेल ऑफिस मुंबई। ध्यान रखना सिर्फ इंडियन आर्मी पोस्ट ऑफिस 56 एपीओ और फ्लीट मेल ऑफिस मुंबई के पते पर इसको 99 एपीओ के पते पर नहीं भेजा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। सिर्फ 56 एपीओ और फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे के पते पर ही भेजा जाएगा। ट्रीटेड एज इनलैंड आर्टिकल्स फॉर ऑल पर्पजेज, सभी उद्देश्यों के लिए, चाहे इनको पोस्ट करने का उद्देश्य है, चार्जेस लगाने के उद्देश्य से देखा जाए, अंतर्देशीय डाक की तरह इनको ट्रीट किया जाता है। नोट एक्सेप्टेड फ्रॉम पोस्टल चार्जेस, इसमें अभी क्योंकि ये सेना के लिए, लेकिन चार्जेस में कोई छूट नहीं है, चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, इसमें कोई छूट आपको नहीं मिलेगी। The period within which a person can exercise an option to take delivery of foreign registered letter on the subsequent recovery of registered letter is। तो ये क्या चीज़ है, मान लीजिए आपने फ़ौरन में कोई आर्टिकल भेजा, आर्टिकल हो गया गुम। अब कई बार गुम हुई चीज़ मिल भी जाती है बाद में, लेकिन मान लीजिए वो आपको उसके लिए कंपनसेशन मिल गई है। अब कंपनसेशन आपके लिए उसमें दे दी गई, अब आर्टिकल जो आपको फ्री में लुटाया नहीं जाएगा, कंपनसेशन आपको लुटानी पड़ेगी। तो आपको एक ऑप्शन दी जाती है कि आप वो कंपनसेशन मुआवजा लुटा दें और अपना आर्टिकल ले लेंगे, क्योंकि पोस्ट ऑफिस क्या करेगा, उसका पोस्ट ऑफिस का कोई मतलब नहीं है उसके लिए। तो अभी अगर एड्रेसी को वो चाहिए तो वो क्या कर सकता है, उसको ले सकता है, उसको ऑप्शन दी जाती है, वो 3 महीने के भीतर कंपनसेशन लौटा के इस आर्टिकल को ले सकता है। अगर वो मिल जाता है, बाद में नहीं मिलता तब तो चलिए कंपनसेशन उसको मिल गई, लेकिन मिल जाता है तो 3 महीने के भीतर वो उसको ले सकता है। विच कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म टू बी सबमिटेड बाई सेंडर एट द टाइम इंटरनेशनल आर्टिकल ऑफ वैल्यू ऑफ SGR 300। अब यूंकि कस्टम डिक्लेरेशन के लिए 2 फॉर्म्स का यूज़ किया जाता है, CN22 CN23। अब यहाँ पे अगर वैल्यू जो है आपकी 300 SGR से अबव है तो CN23 फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, CN22 का 300 SGR या 300 SGR से नीचे होने पर यूज़ किया जाता है। चलिए आगे आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ यहाँ पे दिए हैं। इन ऑफिस वेयर देयर आर 1 और मोर क्लर्क्स, एक कार्यालय जहाँ पर एक या एक से ज़्यादा लिपिक होते हैं, क्लर्क होते हैं। पोस्ट मास्टर सबमिट मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क इन फॉरम MS-11 टू सुपरिटेंडेंट फॉर अप्रूवल। तो यहाँ पे कौन तैयार कर रहा है आपका मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, थोड़ी देर हमने पहले किया, आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, आपको ये क्वेश्चंस बीच बीच में रिपीट मिलेंगे लेकिन आते होने चाहिए आपको। तो पोस्ट मास्टर इसको सबमिट करता है मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, कौन से फॉरम के ऊपर, MS-11 के ऊपर, और अप्रूव कौन करता है, सुपरिटेंडेंट के द्वारा किया जाता है। नॉमिनल रोल ऑफ क्लैरिकल स्टाफ शुड बी मेंटेन, जो क्लैरिकल स्टाफ का नॉमिनल रोल होता है वो कौन से फोरम के ऊपर तैयार किया जाता है, MS-12 के ऊपर किया जाता है। और नॉमिनल रोल ऑफ द पोस्टमैन एंड विलेज पोस्टमैन में आल्सो भी मेंटेन। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है कि जो नॉमिनल रोल होता है आपके पोस्टमैन और विलेज पोस्टमैन के लिए भी मेंटेन किया जाता है, बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन होती है, वेयर देयर स्ट्रेंथ इज़ मोर देन 25, जहाँ पे इनकी जो स्ट्रेंथ है वो 25 से ज़्यादा, यानी कि पोस्टमैन और विलेज पोस्टमैन 25 से ज़्यादा होंगे, तभी नॉमिनल रोल जो है उनके लिए बनाया जाएगा। विलेज सॉर्टिंग लिस्ट, ग्राम छंटाई सूची M52 फॉरम के ऊपर बनाई जाती है, प्रिपेयर्ड प्लस सप्लाइड टू ईच ऑफिस बाय सब डिविजनल इंस्पेक्टर। और ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो विलेज सॉर्टिंग लिस्ट होती है इसको कौन सप्लाई करता है प्रत्येक कार्यालय को, तो इसको तैयार करना और सप्लाई करने का काम सब डिविजनल इंस्पेक्टर का होता है, SDI का होता है। अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल फाइल इन डिपॉजिट मस्ट बी लॉग्ड अप इन डिपॉजिट केस। तो जब भी आपके अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स होते हैं पत्र मेल के, जब भी क्या होते हैं डिपॉजिट में होते हैं, तो उनको लॉक करके रखा जाना चाहिए डिपॉजिट सेफ में। अगला क्वेश्चन है आपके पास, अकाउंट बैग फ्रॉम हेड पोस्ट ऑफिस टू सब पोस्ट ऑफिस शुड कंटेन। जब भी आप अकाउंट बैग भेजेंगे, अकाउंट बैग का यूज़ किसके बीच में होता है, HO और आपके SO के बीच में होता है। तो जब यहाँ पे HO से SO को भेजा जाता है तो इसमें क्या होना चाहिए, सबसे पहले SO स्लिप होनी चाहिए। HO से SO को जाते समय इसमें क्या होती है, SO स्लिप और BO डेली अकाउंट आफ्टर चेक। जो BO डेली अकाउंट होते हैं उनको चेक करने के बाद भेजा जाता है, क्योंकि पहले क्या होता है BO डेली अकाउंट SO में आते हैं, अकाउंट ऑफिस में आते हैं, अकाउंट ऑफिस के बाद वो क्या होता है, अगर अकाउंट ऑफिस SO है तो वो HO को भेजता है, वहां से चेक करके वो वापस भेजे जाते हैं SO को, ताकि SO उनको रिकॉर्ड में रख सके। तो ये चीज होती है। अब यहाँ पे देखिए अगर SO से HO को भेजा जाए तब क्या होगा, इसमें सबसे पहले SO डेली अकाउंट होता है। अब यहाँ पे कंफ्यूज होता है थोड़ा सा कि SO स्लिप होगी या SO डेली अकाउंट होगा, तो मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप ब्रांच ऑफिस में काम कर रहे हैं, BPM वगैरह है, तो आपने ध्यान रखना है जब आप क्या करते हैं, जब आप BO से SO को भेजते हैं तो आप क्या भेजते हैं, उसमें SO को आप डेली अकाउंट बना के भेजते हैं, तो सेम जब SO HO को भेजेगा वो भी डेली अकाउंट भेजेगा।
बचेगा। जब आप प्राप्त करते हैं तो क्या प्राप्त करते हैं, बीओ स्लिप प्राप्त होती है आपको। तो उसी तरह से जब एसओ प्राप्त करता है एचओ से, तो उसमें क्या होती है, एसओ स्लिप होती है। चलिए आगे आपके पास हेड sorting असिस्टेंट इन विच फोरम रिक्वायर्ड टू सबमिट अ डेली रिपोर्ट टू सुपरिटेंडेंट थ्रू रिकॉर्ड ऑफिसर। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंफ्यूजन वाला तो नहीं है इतना, लेकिन समझना है आपको अच्छे से। प्रधान छंटाई सहायक जो है कौन से फोरम के ऊपर अपनी डेली रिपोर्ट, दैनिक रिपोर्ट जो है सुपरिटेंडेंट को जो आपका अधीक्षक होता है उसको सबमिट करता है, कौन से MS-83 के ऊपर। लेकिन ध्यान रखना प्रधान छंटाई सहायक डायरेक्ट इसके पास नहीं जाता है, वो क्या करता है आपके रिकॉर्ड ऑफिसर को देता है, रिकॉर्ड ऑफिसर आगे जाके सुपरिटेंडेंट को देता है। तो इस तरह से रहती है, वो डायरेक्ट नहीं जाएगा। नॉमिनल रोल ऑफ मेटल टोकन टू बी केप्ट एट, जो धातु टोकन के नॉमिनल रोल होते हैं वो कहाँ पे रखे जाते हैं, रिकॉर्ड ऑफिस में रखे जाते हैं, अभिलेख कार्यालय में रखे जाते हैं। मैक्सिमम कंपनसेशन एडमिसिबल फॉर लॉस ऑफ फॉरेन रजिस्टर्ड आर्टिकल इज फॉरेन, विदेशी रजिस्टर्ड आर्टिकल के लिए जो मैक्सिमम अधिकतम मुआवजा जो है वो कितना दिया जा सकता है, 500 रुपीज़ दिया जा सकता है। फीस चार्ज्ड बाई पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम वन अनदर फॉर डिलीवरी ऑफ लेटर पोस्ट आइटम्स इज कॉल्ड। तो यहाँ पे जो फीस जो चार्ज की जाती है पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो एक दूसरे के लिए, ठीक है, जब यहाँ से हम भेज रहे हैं फॉरेन कंट्री के लिए, तो जो फॉरेन कंट्री का जो पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो क्या करता है, चार्जेस लेता है वितरण के लिए, तो उसको क्या कहा जाता है, एक्सचेंज चार्ज कहा जाता है। डिस्पैच नोट फॉर ईच पार्सल इज प्रिपेयर्ड इन CP2, जो डिस्पैच नोट तैयार किया जाता है प्रत्येक पार्सल के लिए कौन से फॉरम के ऊपर होता है, CP2 के ऊपर होता है। एनुअल फीस फॉर द इशू ऑफ परमिट टू यूज़ बिजनेस रिप्लाई कार्ड, इस बिजनेस रिप्लाई कार्ड को यूज़ करने के लिए जो एनुअल आपका फीस है, एनुअल जो शुल्क लिया जाता है वो कितना है, 200 रुपीज़ है। बट इज दी प्रिजर्वेशन पीरियड ऑफ पोस्ट मास्टर्स ऑर्डर बुक, पोस्ट मास्टर की आदेश पुस्तिका का प्रिजर्वेशन पीरियड कितना है, 3 वर्ष है। आगे आपके पास लेदर कैश बैग शुड बी यूज्ड व्हेन द अमाउंट ऑफ करेंसी नोट्स एक्सीड। तो लेदर कैश बैग जो इसका यूज़ कब किया जाता है, जब आपके पास कितने से ज़्यादा कैश होगा, 500 से ज़्यादा कैश होगा भेजने के लिए, तब आपके लेदर कैश बैग का यूज़ किया जाता है। आगे आपके पास सजेशन एंड कंप्लेंट बुक कैप्ट बाई, जो आपकी सुझाव और शिकायत पुस्तिका होती है, ये सभी डाकघर के द्वारा, HOS और BS सभी के द्वारा इसको मेंटेन किया जाता है, और MS-94 के ऊपर इसको मेंटेन किया जाता है। ये फोरम नंबर्स मैंने बोला है आपको नहीं मिलेंगे कहीं, आप मुझे मैसेज करना, वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा वहाँ पे आपको, और ये इंपॉर्टेंट है, सारे कोई ना कोई पूछा जाता है। आगे प्रिजर्वेशन पीरियड ऑफ नॉमिनल रोल, हमने किया था ये नॉमिनल रोल की कौन कौन से आपके ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं या कौन कौन से ऐसे रिकॉर्ड हैं जिनको हेड ऑफ सर्कल की विशेष अनुमति के बिना नष्ट नहीं किया जा सकता है। उसमें एक आपका नॉमिनल रोल भी आता है, ये परमानेंट रिकॉर्ड है, हेड ऑफ सर्कल की स्पेशल परमिशन के बिना इसको नष्ट नहीं किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, What is the minimum rate for international letters up to 20 grams for all countries? तो 20 ग्राम तक अगर आपका कोई भी इंटरनेशनल लेटर है तो उसके लिए कितने आपके मिनिमम चार्जेस लिए जाएंगे, 20 रुपीज़ प्लस सर चार्ज लिए जाएंगे। आगे आपके पास बड़ी सी मैक्सिमम वेट ऑफ एन एरोग्राम, एरोग्राम का अधिकतम वजन कितना हो सकता है, हमने कर लिया है 3 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बट कैन बी द मैक्सिमम वेट ऑफ फॉरेन पार्सल, ये हमने कर लिया है। ये आ गया व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वेट ऑफ EMS। EMS क्या होती है, एक्सप्रेस मेल सर्विस इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट, इसे कहा जाता है। 35 किलोग्राम से अधिक ये नहीं होनी चाहिए। अगले आपके पास पोस्टमैन रिटर्न अनडिलीवर्ड अनपेड आर्टिकल्स टू, तो जो भी आपके अवितरित या फिर बिना भुगतान वाले आर्टिकल्स होते हैं पोस्टमैन लाता है, तो यहाँ पे वो किसको देता है, डिपॉजिट PA को देता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिपॉजिट PA को वो दे देगा। मेटल टोकन्स आर सप्लाइड बाई, मेटल टोकन किसके द्वारा सप्लाई किया जाता है, रिकॉर्ड ऑफिसर के द्वारा, प्रधान अभिलेख कार्यालय का जो अधिकारी होता है उसके द्वारा ये सप्लाई किए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, मेटल टोकन्स का जो मोस्टली संबंध होता है वो किससे होता है, अगर इशू करने या नॉमिनल रोल इनका जो रखा जाता है वो रिकॉर्ड ऑफिस में ही रखा जाता है। अगर ये गुम वगैरह हो जाए तब भी जो रिपोर्ट होती है वो आपको रिकॉर्ड ऑफिस में ही देनी होती है, रिकॉर्ड ऑफिसर को। सुपरवाइजर स्पीड पोस्ट सेंटर सेंड हिज डेली रिपोर्ट टू मैनेजर स्पीड पोस्ट, तो आपकी जो सुपरवाइजर होता है स्पीड पोस्ट सेंटर का, वो अपनी दैनिक रिपोर्ट मैनेजर स्पीड पोस्ट को कैसे देता है, जो मैनेजर होता है स्पीड पोस्ट का, उसको जो अपनी दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है सुपरवाइजर ऑफ स्पीड पोस्ट के द्वारा, स्पीड पोस्ट सेंटर के द्वारा, वो कैसे की जाती है, कौन से फॉर्मेट का यूज़ किया जाता है, MS-83 का यूज़ किया जाता है। आगे आपके पास स्टेशन बंडल इज जस्टिफाइड व्हेन, स्टेशन बंडल कब बनाया जाता है, देयर आर मोर देन 15
लेटर मेल, जब 15 से ज़्यादा अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स होंगे आपके पत्र मेल के, तब आपका स्टेशन बंडल जो है बनाया जाता है। एक स्टेशन बंडल होता है, एक सॉर्टिंग बंडल होता है। क्या फ़र्क होता है? स्टेशन बंडल यानी कि उस जो भी आर्टिकल भेजे जा रहे हैं उस बंडल में, उनका निपटान उसी स्टेशन के द्वारा किया जाएगा, उसी पोस्ट ऑफिस के द्वारा किया जाएगा जिसके लिए उसे संबोधित किया जा रहा है। और जो आपका सॉर्टिंग बंडल होता है, वो जिस कार्यालय को संबोधित किया जाता है वो उसके आर्टिकल्स की छंटाई करता है। आगे आपके पास हाई वैल्यू स्टेशन मनी ऑर्डर बंडल इज जस्टिफाइड व्हेन द नंबर ऑफ हाई वैल्यू मनी ऑर्डर फॉर पर्टिकुलर स्टेशन एक्सीड्स। तो यहाँ पे हाई वैल्यू मनी ऑर्डर बंडल कब बनाया जाता है? तो जब भी आपके पास क्या हो, एक से ज़्यादा आपके पास हाई वैल्यू मनी ऑर्डर होते हैं तब इनको बनाया जाता है। आगे आपके पास फिजिकल केवाईसी। केवाईसी क्या होती है? नो योर कस्टमर, इंपॉर्टेंट, ये फुल फॉर्म है। फॉर्म रिसीव्ड बाय सीपीसी सीबीएस इज टू बी प्रिजर्व्ड फॉर। तो कितने समय के लिए इसको संरक्षित करके रखा जाता है? 1 वर्ष तक रखा जाएगा। आगे आपके पास द एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑन इनवर्ड फॉरेन आर्टिकल इज डन बाय। तो जो आपकी असेसमेंट की जाती है, ठीक है, निर्धारण किया जाता है या जांच की जाती है कस्टम ड्यूटी किसी भी इनवर्ड फॉरेन आर्टिकल, इनके विदेश से भारत में वितरित होने के लिए जब भी कोई लेख आता है तो उसके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी की जांच करना, एग्जामिनेशन करना है, निर्धारण करना, ये किसका काम है? फॉरेन पोस्ट ऑफिस का, ठीक है, फॉरेन पोस्ट ऑफिस का ये काम है। आगे आपके पास मैन इंश्योर्ड फॉरेन पार्सल इज रिटर्न फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। जब भी आपका कोई बीमित पार्सल एक देश से दूसरे देश में पुनर्निर्देशित किया जाता है, फ्रेश इंश्योरेंस फीस पेबल, तो इसके लिए फ्रेश इंश्योरेंस फीस जो है, यानी कि आपको दोबारा से इंश्योरेंस फीस जो है वो देनी पड़ेगी। आगे आपके पास फॉरेन प्रिंटेड पेपर्स कंटेनिंग ओनली बुक एंड पैम्पलेट्स सेंट अप टू वेट ऑफ। तो फॉरेन प्रिंटेड पेपर्स जिसमें आपके क्या होते हैं, बुक्स होती हैं या पैम्पलेट्स होते हैं, उनको 5 kg तक भेजा जा सकता है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो क्या आता है, जो प्रिंटेड पेपर सर्विस होती है फॉरेन पोस्ट में, वो इंलैंड पोस्ट में किसके साथ मेल खाती है? बुक पैकेट के साथ मेल खाती है। आगे आपके पास ए फॉरेन पार्सल इंश्योर्ड फॉर ए वैल्यू हायर दैन द वैल्यू ऑफ कंटेंट्स आर डिक्लेयर इन कस्टम डिक्लेरेशन बिल नोट बी एक्सेप्टेड फॉर डिस्पैच। अब यहाँ पे आपने क्या किया, कोई आर्टिकल आप भेज रहे हैं, उसको क्या करना चाहते हैं आप? मोर देन, इसको इंश्योर करना चाहते हैं, बीमित करना चाहते हैं, लेकिन उसके अंदर जो सामान है उस सामान की वैल्यू से ज़्यादा के लिए आप इंश्योर करते हैं, तो उसको डिस्पैच के लिए, प्रेषण के लिए एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसका क्या मतलब है कि आपने अगर इंश्योर करवाना है तो उसी सीमा तक करवा सकते हैं, उसके इक्वल होना चाहिए जो आपने आर्टिकल्स के अंदर कंटेंट भेजने हैं उसका कितना आपका वैल्यू बनता है, उसी के हिसाब से उसकी इंश्योरेंस होनी चाहिए। अपनी मर्जी से आप कम या ज़्यादा नहीं करेंगे। आगे आपके पास कंप्लेंट्स रिगार्डिंग आर्टिकल्स ऑफ लेटर एंड पार्सल मेल इन फॉरेन पोस्ट मस्ट बी सबमिटेड बिफोर 1 year फ्रॉम डेट फॉलोइंग द डेट ऑफ पोस्टिंग। ये जो चीज़ होती है ना, फॉलोइंग द डेट ऑफ पोस्टिंग, फॉलोइंग द मंथ ऑफ पोस्टिंग, ये थोड़ी कन्फ्यूज़न वाली होती है और ये पूछी भी जाती है। जो भी आपको लेटर या पार्सल मेल के आर्टिकल के संबंधित में कोई भी कंप्लेंट है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कितने समय के भीतर सबमिट करनी पड़ेगी अपनी कंप्लेंट? 1 साल के भीतर। लेकिन ये साल कब से गिना जाएगा? फ्रॉम द डेट ऑफ पोस्टिंग, फॉलोइंग द डेट ऑफ पोस्टिंग, पोस्टिंग की तारीख से गिना जाएगा, ठीक है। 1 साल के भीतर आपको कंप्लेंट करनी है। आगे आपके पास एन अनडिलीवरेबल कोरस्पॉन्डेंस इज रिटर्न टू कंट्री ऑफ रीजन डिलीवर्ड टू सेंडर ऑन पेमेंट ऑफ चार्जेस ड्यू। तो कोई भी अनडिलीवरेबल कोरस्पॉन्डेंस है, पत्राचार है, अवितरित पत्राचार है, जब उसको कंट्री ऑफ ओरिजिन कंट्री क्या होती है? जहाँ से उसको पोस्ट किया गया, जहाँ से वो चला है, और जब उसको वापस भेजा जाएगा तो उसका जो वितरण है वो सेंडर को ऐसे नहीं दिया जाएगा, सगन उससे लिया जाएगा। और सगन कितना लिया जाएगा वो आपको पता है, वो उसके समय निर्धारित किया जाता है। रीपैकिंग चार्जेस लगे हैं वो लिए जाएंगे, रीडायरेक्शन चार्जेस लिए जाएंगे, कस्टम ड्यूटी चार्जेस लिए जाएंगे, बहुत सारे चार्जेस जो हैं वो उसके ऊपर लिए जाते हैं। तो वो किसको देने पड़ेंगे, ठीक है, वो आपके सेंडर को देने पड़ेंगे। और इसमें जो भी चार्जेस ड्यू मतलब जो भी उसमें बचते हैं, जो भी बचने का मतलब वही है कि आपके जो वापस आने का उसका शुल्क है वो सारा देना पड़ेगा। अगला है आपके पास बट विल बी रिफंडेड ऑन लॉस ऑफ फॉरेन पार्सल। फॉरेन पार्सल गुम होने की स्थिति में आपको क्या मिलता है? पोस्टेज चार्जेस एक्सक्लूडिंग इंश्योरेंस फीस, ठीक है, पोस्टेज चार्जेस आपको मिल जाते हैं लेकिन इंश्योरेंस फीस आपको नहीं मिलती है। आगे आपके पास स्टैम्प्स एंड सील्स ऑफ सेवरल डिपार्टमेंट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस में नॉट इन यूज मस्ट ऑलवेज बी। किसी भी डिपार्टमेंट में, ठीक है, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, उन सभी की जो आपकी स्टैम्प्स होती हैं, स्टैम्प्स और सील्स मतलब मोहरें और सीलें जो भी होती हैं, जब वे प्रयोग में ना हो, जब उनका प्रयोग ना किया जाना हो। अब ऐसा तो नहीं होता कि हर टाइम उनका यूज़ होना है, तो अगर उनका यूज़ नहीं है तो उनको किसकी कस्टडी में रखा जाता है? उनको कस्टडी में रखा जाता है, लॉक करके रखा जाता है। चलिए आगे आपके पास एज सून एज पोस्टमैन रिटर्न टू ऑफिस द एमओ असिस्टेंट शुड टेक फ्रॉम देम।
तो यहाँ पे क्या किया जाता है, जितनी जल्दी पोस्टमैन जो है वो वापस आता है पोस्ट ऑफिस में, ठीक है, अपना जो भी काम करके जो भी मनी ऑर्डर वगैरह होते हैं, तो एमओ असिस्टेंट वो क्या कह देता है, पेड और अनपेड मनी ऑर्डर्स एंड गिवन रिसिप्ट फॉर इट। तो यहाँ पे क्या होता है, जो पेड हो चुके हैं मनी ऑर्डर उनकी रिसिप्ट देगा, अनपेड मनी ऑर्डर वापस लौटाएगा। तो ये सारी चीज़ें लौटाई जाती हैं, ठीक है, और साथ में रिसिप्ट इसके लिए दी जाती है उसे। अगला आपके पास प्रिजर्वेशन पीरियड फॉर केवाईसी फॉर्म्स रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस सीवीएस पोस्ट ऑफिसेज इन सर्कल सीपीएस हमने अभी किया 1 वर्ष तक इनको प्रिजर्व करके रखा जाता है। आगे आपके पास कॉपीज ऑफ ऑल डिलीवरी बिल्स शुड बी सेंड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। तो कौन सी कंट्री को भेजा जाना चाहिए, इन केस ऑफ रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सीडेंट टू एन एयरक्राफ्ट कैरिंग मेल्स फ्रॉम दिस कंट्री। तो ये किसको दिया जाना चाहिए, फिर दी एक्सीडेंट अकर्ड। तो जहाँ पे भी एक्सीडेंट होता है वहीं के दिया जाना चाहिए। जो भी आपकी डिलीवरी बिल की कॉपीज होंगी उस एडमिनिस्ट्रेशन को भेजी जाएंगी, उस कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को भेजी जाती हैं जहाँ पे एक्सीडेंट होता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, ईच ऑफिस ऑफ एक्सचेंज शुड मेंटेन इट्स ओन स्टॉक ऑफ बैग्स लाइक अदर पोस्ट ऑफिसेज और रिकॉर्ड ऑफिसेज। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि जो प्रत्येक विनियम का कार्यालय होता है, एक्सचेंज ऑफिस होता है, वो क्या करता है, अपना एक थैलों का स्टॉक जो है मेंटेन करके रखता है बाकी पोस्ट ऑफिसेज और रिकॉर्ड कार्यालयों की तरह। दिस विल बी एज पर, और ये किसके हिसाब से होता है, एवरेज डेली रिक्वायरमेंट, दिन की औसत रिक्वायरमेंट, ज़रूरत के हिसाब से इसको बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके all RMS officials other than supervising officers who travel on duty in the vehicle or compartment reserved for post office or who have to enter the platform for exchange of mails must carry। तो क्या कैरी करते हैं, to show their right to be present in mail van और रिजर्व्ड कंपार्टमेंट और ऑन दी प्लेटफॉर्म। तो देखिए जितने भी आपके आरएमएस के अधिकारी होते हैं, सिवाय कौन से, सुपरवाइजिंग ऑफिसर्स, पर्यवेक्षण अधिकारियों को छोड़कर रेलवे मेल सर्विस के जितने भी अधिकारी होते हैं जिनको ड्यूटी के समय, काम के समय, इनके जो ड्यूटी आवर्स हैं उनके समय उनको उस व्हीकल या कंपार्टमेंट में यात्रा करनी पड़ती है जो पोस्ट ऑफिस के लिए रिजर्व होता है, आरक्षित होता है। तो उस चीज़ को दिखाने के लिए, उस चीज़ को शो करने के लिए कि उनका ये अधिकार है, या फिर उनको प्लेटफॉर्म के ऊपर एंटर करना पड़ता है, प्लेटफॉर्म पर आना पड़ता है ताकि डाक का आदान प्रदान किया जाए। तो वो अपने साथ क्या लेके जाते हैं ताकि ये पता चल सके कि इनका ये अधिकार बनता है, इस जगह पे ये हैं, ठीक है, प्लेटफॉर्म पर है या उस व्हीकल या उस कंपार्टमेंट में है, तो उनके पास क्या होना चाहिए, मैटर टोकन होना चाहिए। अगर कोई उनसे पूछे तो वो मैटर टोकन दिखाते हैं, उनका रिजर्व है, उनका राइट है, उनके लिए आरक्षित है ये। चलिए आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। व्हेन मोर देन वन ऑफिशियल वर्क इन एन ऑफिस और अ सेक्शन मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क इज इशूड बाई, जब एक कार्यालय में एक या एक से ज़्यादा मोर देन वन, ठीक है, एक से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं, ऑफिशियल्स काम करते हैं, मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क जो है आपके हेड ऑफ आरएमएस डिवीजन के द्वारा इशू किया जाता है। बट इज द प्रिजर्वेशन पीरियड ऑफ एन ऑर्डर बुक ऑफ अ मेल ऑफिस और सेक्शन इज, किसी डाक कार्यालय की या अनुभाग की जो ऑर्डर बुक होती है, प्रिजर्वेशन पीरियड कितना है उसका, 3 वर्ष है। विच विल नोट कैप्ट एनी स्टॉक ऑफ बैग्स, में से कौन सा कोई भी बैगों का स्टॉक नहीं रखता है। सेंट्रल बैग ऑफिस जो डी सेक्शन ऑफ पोस्टल डायरेक्टोरेट, डाक विभाग का, ठीक है, पोस्टल डायरेक्टोरेट का डाक निदेशालय का जो डी अनुभाग है, सेंट्रल बैग ऑफिस, वो कोई भी स्टॉक नहीं रखेगा बैग्स का। आफ्टर द क्लोज ऑफ द ऑफिस द स्टैम्प्स एंड सील्स यूज इन सेवरल डिपार्टमेंट्स ऑफ अ मेल ऑफिस। अब जो डाक कार्यालय होता है उसके बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, सॉर्टिंग होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, पार्सल होता है, तो उन सभी में यूज़ की जाने वाली स्टैम्प्स और सील जो होती हैं, कार्यालय बंद होने के बाद क्या किया जाता है, जब आपके समाप्त हो जाएगा समय, उसके बाद उसको लॉक करने से पहले जितनी भी आपकी स्टैम्प्स और सील्स होती हैं वो हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट जो है वो इकट्ठी करके लॉक करके रखेगा। लेटर सॉर्टिंग मशीन, एक आती है LSM, दूसरी आती है मिक्स्ड मेल सॉर्टर, ठीक है, दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों में छंटाई का फ़र्क है। लेटर सॉर्टिंग मशीन जो है AMPC ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर में होती है कि इसकी कैपेसिटी क्या होती है, 30,000 और मोर आइटम्स पर आवर, 1 घंटे में 30,000 या 30,000 से आइटम्स को ये सॉर्ट कर देती है। नेशनल पोस्टल वीक इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस दी कंट्री फ्रॉम, तो नेशनल पोस्टल वीक कब से मनाया जाता है, 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर, यानी कि 9 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक मनाया जाता है। अगले आपके पास इफ़ द एड्रेसी ऑफ एनी ऑर्डिनरी, ठीक है, कोई भी साधारण आपका BP आर्टिकल है, इनवार्ड फॉरेन पैकेट है या प्रिंटेड पेपर्स हैं, और एनी ऑर्डिनरी और VP इनवार्ड फॉरेन पार्सल, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, कोई भी आपका क्या इनवार्ड फॉरेन पार्सल है, कौन सा, VP वाला, कोई भी ऑर्डिनरी है आपका VP पार्सल है, या फिर प्रिंटेड पेपर्स वगैरह हैं, अगर उनका प्राप्तकर्ता फेल्स टू टेक डिलीवरी ऑफ इट विद इन 7 डेज, 7 दिनों के भीतर इसका वितरण लेने में असमर्थ हो जाता है, फेल हो जाता है, फॉलोइंग द डेट ऑफ
ऑफ इट्स फर्स्ट प्रेजेंटेशन, और ये 7 दिन कब से गिने जाएंगे, जब इसको पहली बार प्रस्तुत किया गया था वितरण के लिए, या फिर दी आर्टिकल वे मोर देन 500 ग्राम्स, अगर और आर्टिकल का वजन जो है 500 ग्राम से अधिक का, चार्ज एट द रेट पर डे एज प्रेस्क्राइब्ड कमेंसिंग फ्रॉम 8th। तो इसमें क्या किया जाता है कि निर्धारित चार्ज होता है जो 8वें दिन से लेने शुरू किए जाते हैं। इट टू बी कलेक्टेड फ्रॉम एड्रेसेस, जो प्राप्तकर्ता से लिए जाने हैं। वितरण के समय इस चार्ज को क्या कहा जाता है, इसको वेयर हाउस चार्ज कहा जाता है, माल गोदाम प्रभार कहा जाता है। क्या हो जाएगा, मान लीजिए कोई भी आपका क्या है, प्रिंटेड पेपर है, ऑर्डिनरी वीपी आर्टिकल वगैरह है, इसका वजन जो है 500 ग्राम से ज़्यादा और 7 दिन के भीतर एड्रेसेस का वितरण नहीं ले पाया, तो 8वें दिन से वेयर हाउसिंग चार्जेस आपसे लेने शुरू कर दिए जाएंगे, एड्रेसेस से लिए जाएंगे। चलिए अगला है आपके पास वीपी इनवर्ड फॉरन आर्टिकल एड्रेस्ड एज पोस्ट रेस्टेंट आर रिटेन्ड इन ऑफिस टू विच दे आर एड्रेस्ड फॉर अ पीरियड ऑफ। तो कोई भी वीपी लेख है उसको एज ए पोस्ट रेस्टेंट आर्टिकल की तरह भेजा गया है, तो वितरण कार्यालय में उसको 7 दिन तक ही रोका जाएगा। लेकिन वैसे तो पोस्ट रेस्टेंट आर्टिकल को 1 महीने तक रोक के रखा जाता है, लेकिन वीपी आर्टिकल को सिर्फ 7 दिन तक ही रोक के रखा जा सकता है। इन बल्क बैग सिस्टम अवेलेबल फॉर डिस्पैच रिसिप्ट ऑफ स्पेशल बैग्स ऑफ प्रिंटेड पेपर स्टोर फ्रॉम एड्रेस योर सेंडर इन फॉरेन कंट्रीज वेट ऑफ ईच बैग। तो हमने कर लिया, आपका जो बल्क बैग सिस्टम है, बैग होते हैं उनकी मैक्सिमम जो मिनिमम वेट लिमिट है 5 kg से कम नहीं होना चाहिए, या 30 kg से बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसके बीच में रहना चाहिए। अगला है आपके पास इनवर्ड फॉरन पार्सल्स एड्रेस्ड पोस्ट रेस्टेंट आर डिटेन्ड इन ऑफिस ऑफ डिलीवरी फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग। तो वीपी लेख को छोड़कर पोस्ट रेस्टेंट के आर्टिकल के रूप में किसी को भी संबोधित किया हो, चाहे पार्सल है चाहे फॉरन पार्सल है, कैसी भी चीज़ है, उसको 1 महीने तक रोके रखा जा सकता है। वीपी आर्टिकल को सिर्फ 7 दिन तक ही रोका जाएगा। इफ रिमिटर ऑफ मनी ऑर्डर presents an application requesting postmaster of office to change the name of payee, the fees to be collected is। तो देखिए अगर क्या करता है यहाँ पे, एक मैंने मान लीजिए मनी ऑर्डर भेजा किसी के नाम, ठीक है, फॉरेन कंट्री के लिए मैंने भेजा है। अब मैं जाता हूँ पोस्ट ऑफिस में, मुझे क्या याद आई कि मैंने इसको नहीं अभी दूसरे को देना है, ठीक है, मेरी उससे लड़ाई हो गई पहले वाले से, अब मैंने दूसरे वाले को देना है। अब दूसरे वाले को देने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस मनी ऑर्डर में उसका नाम चेंज करना पड़ेगा। कुछ एक कंडीशंस हैं इसके लिए भी कि वो मनी ऑर्डर आपका क्या नहीं होना चाहिए, वो वितरित ना हुआ, उसकी पेमेंट ना हुई हो, तभी वो कर सकते हैं। अगर पेमेंट हो गई है तब क्या मांगेंगे उससे पैसे, पोस्ट ऑफिस वाले क्यों मांगेंगे। लेकिन अगर उसका भुगतान नहीं हुआ है तब एक आपके पास ऑप्शन होती है, आप उसका एड्रेस चेंज कर सकते हैं। आप जो पेई है, पेई कौन होता है, प्राप्तकर्ता होता है मनी ऑर्डर का, उसका नाम चेंज कर सकते हैं। तो मैंने एप्लीकेशन दी कि मुझे अब इसको नहीं देना है मनी ऑर्डर, मेरी इसके साथ लड़ाई होगी, मुझे दूसरे को देना है। अब दूसरे व्यक्ति को देना है तो मतलब मनी ऑर्डर के ऊपर आपको उसका नाम चेंज करना पड़ेगा, और नाम चेंज करना पड़े, आपको पेई का नाम चेंज करना पड़े, तो सेकंड कमीशन इक्वल टू फर्स्ट, यानी कि पहले आपने जितना कमीशन दिया था उसी के बराबर आपको दूसरा कमीशन देना पड़ेगा। लेकिन अगर सिर्फ मैं ऑफिस ऑफ पेमेंट चेंज करना चाहता, भुगतान का कार्यालय चेंज करना चाहता, या आपका जो पेई है उसका नाम चेंज करने के बजाय मैं उसका एड्रेस चेंज करना चाहता, तब कोई भी कमीशन नहीं देना पड़ता। लेकिन नाम चेंज करना है तब आपको दूसरे कमीशन देना पड़ेगा जो पहले के बराबर रहेगा। Latter post articles containing dutiable goods addressed to foreign destination should be accompanied by custom declaration form। ऐसी जितनी भी वस्तुएं जिनमें क्या है, आपकी सीमा शुल्क लगने योग्य वस्तुएं हैं जो फॉरेन कंट्रीज को आप भेज रहे हैं, ऐसी स्थिति में उनके साथ कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो लगना है। आगे आपके पास बड़ी इज द एनुअल फी फॉर इशू ऑफ परमिट टू यूज़ बिजनेस रिप्लाई कार्ड एंड एनवल्पीज। तो कितना है, बिजनेस रिप्लाई कार्ड या एनवल्प का यूज़ करना चाहते हैं, फीस कितनी है, 200 रुपये है। आपके पास आगे क्वेश्चन है अबाउट पोस्ट मास्टर ऑर्डर बुक मेंटेन इन हेड पोस्ट ऑफिस। प्रधान डाक कार्यालय में रख रखाव की जाने वाली पोस्ट मास्टर ऑर्डर बुक के बारे में कुछ लिखा है। क्या होता है, इट कंटेन्स टेम्परेरी अरेंजमेंट्स मेड इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ क्लर्क और पोस्टमैन एक्सेट्रा। अब मान लीजिए कोई क्लर्क छुट्टी पर है या पोस्टमैन छुट्टी पर है, तो उसकी अनुपस्थिति में उसके लिए जो टेम्परेरी अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, उसकी जगह के किसी को काम के लगाया जाता है, उसके जो टेम्परेरी अरेंजमेंट्स होते हैं वो उसमें रहते हैं। इट कंटेन्स अनयूजुअल एक्रेंसेस, ठीक है, कुछ भी असाधारण घटना होती है वो उसमें रहती है। उसके बाद ऑर्डर्स passed by head postmaster for regulation of his office and which it is should be placed on record। ठीक है, जो आपका हेड पोस्ट मास्टर होता है अपने कार्यालय के रेगुलेशन के लिए कोई भी ऑर्डर्स इशू करता है तो इनको रिकॉर्ड में रखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। आगे आपके पास मिनिमम एंड मैक्सिमम कैश बैलेंस एंड मिनिमम बैलेंस टू बी हेल्ड इन पोस्टेज और अदर स्टैम्प्स विल बी फिक्स्ड फॉर ईच सब डिवीजन।
सब ऑफिस, ठीक है, सब ऑफिस बाई दी, प्रत्येक उप डाक घर में मिनिमम कितना बैलेंस रहेगा, मिनिमम और मैक्सिमम जो उसकी बैलेंस लिमिट होती है वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, और मिनिमम उसके पास पोस्टेज और अदर स्टैम्प्स के रूप में कितना स्टॉक होना चाहिए। तो ये चीज़ का निर्धारण जो है हेड ऑफ डिवीज़न डाक अधीक्षक मंडल डाक अधीक्षक के द्वारा किया जाएगा। As per Post Office Guide Part 2, the use of inland letter cards for addressing communication to foreign countries is not permissible excepting for which countries। तो यहाँ पे देखिए आपके जो इनलैंड लेटर कार्ड होते हैं, अंतर्देशीय पत्र कार्ड होते हैं, आप इनका यूज़ फॉरेन कंट्रीज़ को नहीं कर सकते। आप फॉरेन कंट्रीज़ के पत्राचार के लिए इनका यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन 3 देश ऐसे हैं जिनके लिए किया जा सकता है, और वो कौन कौन से हैं? भूटान, बांग्लादेश और नेपाल हैं। इन तीनों देशों के लिए आप इनलैंड लेटर कार्ड को भेज सकते हैं। Indian Post Office will not refuse to accept registered articles to a foreign country addressed to a post box number without other particulars। ठीक है, अब यहाँ पे अगर पोस्ट ऑफिस में फॉरेन कंट्री को भेजने के लिए कोई आर्टिकल आता है और उसे पोस्ट बॉक्स नंबर को संबोधित किया है, तब भी उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, उसको मना नहीं किया जाएगा। ठीक है, चाहे वो बिना बाकी पार्टिकुलर्स के हो, ठीक है, बाकी विवरण उसमें नहीं है, पोस्ट बॉक्स नंबर को संबोधित कर रहे हैं, तब भी उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। आगे आपके पास एक्सेप्टेंस ऑफ रजिस्टर्ड लेटर टू पोस्ट बॉक्स नंबर्स इज ऑन द डिस्टिंक्ट understanding that the Indian Post Office will not be responsible for the manner of their delivery in foreign country or their no delivery or return। तो यहाँ पे क्या चीज़ बोली गई है? अब रजिस्टर्ड आर्टिकल है, आपने पोस्ट बॉक्स नंबर दे के भेजा है, एक्सेप्ट तो उसको कर लिया जाएगा, लेकिन अगर फॉरेन कंट्री में उसका वितरण नहीं हो पाता है, या वितरण का जो भी तरीका रहेगा, या उसके वापस आने की जो भी वजह होगी, उस चीज़ के लिए पोस्ट ऑफिस की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। हालांकि एक्सेप्ट करके भेज दिया जाएगा, लेकिन क्या होगा, फॉरेन कंट्री में उस चीज़ के लिए पोस्ट ऑफिस की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। आगे आपके पास दी प्रिंटेड पेपर सर्विस इन फॉरेन पोस्ट कॉरस्पॉन्ड्स टू विच सर्विस इन इनलैंड पोस्ट विच विद सम वेरिएशंस इन कंडीशंस। ठीक है, कुछ कंडीशंस में वेरिएशंस को छोड़कर बाकी जितनी भी आपकी कंडीशंस होती हैं प्रिंटेड पेपर्स का, यानी कि पूछा गया प्रिंटेड पेपर्स का अगर कोई सगा संबंधी है आपके इनलैंड में, तो वो कौन है? बुक पैकेट है। ठीक है, जैसे बुक पैकेट है वैसे ही फॉरेन पोस्ट में क्या होते हैं? प्रिंटेड पेपर होते हैं। आगे आपके पास इंटरनेशनल मेल सर्विस विच कैन बी सेंट विदाउट पैकिंग। अब पार्सल पोस्ट की यहाँ पे बात की गई है, कौन कौन सी चीज़ों को आप विदाउट पैकिंग के भेज सकते हैं? क्या भेज सकते हैं? बिल्कुल भेज सकते हैं, बिना पैकिंग के, बिना किसी कवर का यूज़ किए हुए आप भेज सकते हैं। आर्टिकल्स विच कैन बी फिटेड टुगेदर और पुट एंड केप्ट टुगेदर बाय अ स्ट्रॉन्ग कोड विद लेड और अदर सील सो एज टू फॉर्म वन सिंगल पार्सल विच कैन नॉट केम अपार्ट। तो यहाँ पे क्या चीज़ बोली गई है? आपने कोई भी ऐसी चीज़ है उसको अच्छी तरह से आपने धागे से या रस्सी से बांध दिया, और इस तरह से बांध दिया, इस तरह से चिपका दिया है, इस तरह से उनको इकट्ठा कर दिया है, उनको अलग कर पाना अब असंभव है। ठीक है, ऐसी स्थिति में उनको आपको पैकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको ऐसे ही भेज सकते हैं। दूसरा, आपके पास पार्सल्स इन वन पीस, अगर सिंगल पीस में पार्सल है, जैसे आपका कोई लकड़ी का टुकड़ा है, मेटल का टुकड़ा है, तो इनको भी आप भेज सकते हैं। विच इट इज़ नॉट द कस्टम ऑफ ट्रेड ऑफ टू पैक। तो इसमें भी आपको क्या करना है? पैकिंग की ज़रूरत नहीं होती है, आप इसको सिंगल जैसे वैसे इसके बाहर पता वगैरह लिख के इसको भेज सकते हैं। अगला है आपके पास अकॉर्डिंग टू पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2, इट इज़ प्रोहिबिटेड टू सेंड और रिसीव एनी टिकट प्रपोजल और एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू ए लॉटरी और एनी अदर मैटर डिस्क्रिप्टिव और अदरवाइज रिलेटिंग टू ए लॉटरी विच इज़ सर्कुलेटेड टू एन एक्ट एज एन इंड्यूसमेंट टू पर्सन टू पार्टिसिपेट इन दैट लॉटरी। ठीक है, कोई भी आपका क्या टिकट है, प्रपोजल है, एडवर्टाइजमेंट है, या फिर लॉटरी से संबंधित कोई भी ऐसा मैटर है, या फिर कोई भी ऐसी आप चीज़ भेज रहे हैं, कोई भी ऐसा मैटर भेज रहे हैं जो किसी भी व्यक्ति को लॉटरी में हिस्सा लेने के लिए प्रलोभित करता है, क्योंकि आपकी ऐसी चीज़ें होती हैं लॉटरी वगैरह, इसमें प्रलोभन बड़ा ज़्यादा मिलता है। ठीक है, आपका 1 लाख की कार जीती, आपने 1 लाख जीता, ये जीता, वो जीता, तो इस तरह का कोई भी मैटर भेजा जाता है तो ये प्रोहिबिट है। हालांकि पोस्ट ऑफिस में ऐसे आते भी हैं, आपने ये जीता है, आपने वो जीता है, तो ये प्रोहिबिट है, निषिद्ध है। लेकिन यहाँ पे कौन सी चीज़ निषिद्ध नहीं है? वेयर द लॉटरी इज ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट एंड दिस फैक्ट इज इंडिकेटेड विद फुल पर्टिकुलर्स ऑन कवर अलोंग विद द सेंडर्स नेम एंड एड्रेस। लेकिन देखिए ये वाली चीज़ जो है, कहाँ पे इसमें एक्सेप्शन है, शूट कहाँ पे है, ये कहाँ पे आपकी प्रोहिबिट नहीं मानी जाएगी? जहाँ पे लॉटरी जो आपकी किसने ऑर्गेनाइज किया है, जिस सरकार ने ऑर्गेनाइज किया है, और इसमें क्या होना चाहिए? सेंडर के पूरे विवरण होने चाहिए, उसके पते के नाम के, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तब इसको प्रोहिबिट नहीं माना जाएगा। इट इज़ प्रोहिबिटेड टू सेंड और रिसीव एनी न्यूज़ पेपर बुक और डॉक्यूमेंट कंटेनिंग एनी सेडिटिशियस मैटर। ठीक है, कोई भी सेडिटिशियस मतलब होता है राजद्रोही, ठीक है, विद्रोहात्मक, कोई भी आपका ऐसा मटेरियल भेज रहे हैं, कोई भी न्यूज़
न्यूज़पेपर है, उसमें डॉक्यूमेंट है, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तभी उसको प्रोहिबिट माना जाएगा। इट इज़ प्रोहिबिटेड टू सेंड एनी न्यूज़पेपर प्रिंटेड और पब्लिकेशन in India without conforming to the rules laid down in Press and Regulation Registration of Book Act 1867। उसके बाद आपका प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट 1867 में क्या है, आपके जो रूल्स दिए हुए हैं उनको कन्फर्म नहीं कर रहा है, उनसे संबंधित नहीं है, ठीक है, उनको फॉलो नहीं कर रहा है कोई भी आपका रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर है, तभी उसको प्रोहिबिट माना जाएगा। अब कुछ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और लास्ट ही ये क्वेश्चन है मुझे लगता है, ठीक है। चलिए लास्ट 131 का मैंने आंसर ही नहीं लिखा है, तो ये सोए सुए काम करता हूँ मैं अभी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे दो। रिकॉर्ड ऑफिसर इज ऑथराइज्ड व्हेन नेसेसरी टू ऑर्डर sorting असिस्टेंट टू डू ओवर टाइम ड्यूटी। तो अगर ज़रूरत हो, जो रिकॉर्ड अधिकारी होता है वो क्या कर सकता है, sorting असिस्टेंट को, छंटाई सहायक को ऑर्डर कर सकता है ओवर टाइम ड्यूटी करने के लिए। और रिकॉर्ड ऑफिसर में परमिट म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ ड्यूटीज़ बिटवीन sorting असिस्टेंट्स। और दूसरी क्या चीज़ कर सकता है वो, म्यूचुअल एक्सचेंज, यानी कि उनमें आपसी आदान प्रदान नहीं कहेंगे, एक्सचेंज मतलब उनकी ड्यूटीज़ जो है वो एक को दूसरी जगह, दूसरे की जगह, दूसरे को पहले की जगह भेज सकता है। सो लॉन्ग एज इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर एंड डज नॉट इंटरफेयर विद दी वर्किंग ऑफ द डिपार्टमेंट। इसमें जो डिपार्टमेंट का काम है उसमें कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, काम स्मूथली चलना चाहिए। और दूसरा, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए, अलग से कोई खर्चा नहीं होना चाहिए, तभी वो करेगा। तो ये पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी, जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। अच्छे से और भी तैयारी करनी है तो आपको हमारे साथ जुड़ जाना है, ठीक है, क्लासेस हमारी ज्वाइन कर लेनी है। ये सभी क्वेश्चंस, इसी तरह के और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको PDF फाइल्स के रूप में प्रोवाइड करवाएंगे। बाकी आपको वहाँ पे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, जितना भी आपका सिलेबस है। इसी तरह से सिंप्लीफाई करके हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं जो आपको आसानी से समझ आते हैं और जो आपके एग्जाम के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और साथ में 40 क्वेश्चन पेपर करवाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो भी कमी रहती है वो यहाँ पे आके पूरी हो जाती है। तो आपको ज़रूर हमारे साथ जुड़ जाना है और इन सभी का फ़ायदा उठाना है। और ये जो क्वेश्चन जितने भी करवाएं, इनमें कोई भी गलती हो गई हो तो उस चीज़ के लिए सॉरी, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है, ठीक है। इतना ज़्यादा देर बोलना तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ रह जाती है, रह गई हो तो आप उस चीज़ के लिए हमें माफ़ करेंगे और साथ में कमेंट सेक्शन में बता भी देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू।